अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश वाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। यार ये जो एरिया है ना, ये देखें आपका रिमूव हो गया। अब ये एरिया चूंकि रिमूव हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपसे कह रहा था कि 30-35% एरिया आपका जो है ना टाइम ले जाता था ये, और एफर्ट वाइज जो है 30-35% एफर्ट था, और वेटेज सिर्फ 19% थी। तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए जो है ना क्या कहते हैं एक बात हो गई है, और एग्जामिनर ने इसी वजह से अब ये करना है कि चूंकि ये आपको रिलैक्सेशन मिल गया है ना, तो अब नेक्स्ट आपका ये होगा कि जाहिर सी बात है पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, और ऐसा हमें नजर भी आया रिसेंट टाइम में। पुरानी स्कीम में अगेन सिलेबस में देखें मैंने काट दिया पहले से ताकि आपको परेशानी ना हो। टीचिंग आर्ट्स पे मैं बात कर रहा था आपसे। टीचिंग आर्ट्स देखें जी, 200 जो टीचिंग आर्ट्स है ना वो कम से कम हमें लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं देने, आपको प्रैक्टिस भी करानी है, फिर रीजनिंग टाइम के क्वेश्चन भी कराने हैं, थ्योरी पे भी काम कराना है। और सिर्फ यही नहीं थ्योरी के साथ साथ फिर हम आपको जो है ना क्या कहते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो 200 घंटे तो कहीं नहीं गए यार, कहीं नहीं गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ना एक डेडिकेटेड एफर्ट के साथ हमें काम करना होगा। हाँ, और ग्रिड जैसे मैंने आपसे कहा था कि यार एक सवाल यहाँ से लाजमी है फॉरेक्स से, ठीक है। और बिल्कुल पास पेपर्स प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस का मतलब पास पेपर्स भी आएगा, और मैं भी अप्रोच में बात करूंगा तो आपको बिल्कुल ये बात समझ आएगी। पास पेपर्स प्रैक्टिस भी होता है, एसीसीए की प्रैक्टिस भी है। अब मैंने कुछ आईसीएबीओ का कंटेंट भी शामिल कर लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने एमएसए2 भी शामिल कर लिया, क्योंकि एमएसए2 भी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा वो तजुर्बा भी आपके लिए कारआमद होना चाहिए। एमएसए2 का जो लिमिटेड एरिया मुझे लगता है बीएफडी के लिए काम का है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना यहाँ पे नजर आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, तो ये आई थिंक क्या कहते हैं, इसलिए हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है एफर्ट दरकार होगी। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, सबसे मोस्ट अवेटिंग पार्ट ऑफ दी सेशन। सर दिसंबर 23 में नया क्या करेंगे? देखें जी, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ऑनलाइन एग्जाम, इसको मैंने पहले से रेड किया हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम को कैसे कैटर करना है इस पर मैं एक बात करूंगा, और ऑनलाइन एग्जाम के अलावा जो वैसे चेंजेस इसमें बात करूंगा। देखें, दो चेंजेस जो अपेरेंटली आ रही है ना वो ये आ रही हैं। एक मोर फोकस ऑन थ्योरी। अच्छा, मोर फोकस ऑन थ्योरी पे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है मेरे लिए। बीइंग अ टीचर मेरे लिए ये कोई सरप्राइज एलिमेंट है ही नहीं। फोकस थ्योरी पे क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपने सुना होगा आई कैप जो है वो कोशिश कर रहा है, एक कोशिश क्या कर रहा है, बहुत अरसे से आपने देखा कम्पीट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत सारी बातें हो रही हैं एग्जाम्शंस के लिए, बहुत सारी एग्जाम्शंस के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ये पता है आपको बातें। आईसीडब्ल्यू में एग्जाम्शंस के लिए, सीपीए में एग्जाम्शंस के लिए, यूएस में सीपीए चलता है, ऑस्ट्रेलिया में सीपीए चलता है, वहाँ पे आईकेप के बंदे को बड़ी जैसा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, सीपीए के पेपर देने पड़ते हैं। तो आईकेप बड़ा कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि जी हमारे जो इतनी बेहतरीन क्वालिफिकेशन है, इतनी टफ क्वालिफिकेशन है, इसकी बेस पे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उन मेंबर्स को भी बेनिफिट मिले जो ऐसे एरियाज में है जहाँ पे जो है वो एसीसीए या सीए की इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है। तो वहां पे ये होता है जब आप एग्जामेशन क्लेम करने जाते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि यार आपका पेपर क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं दूसरे बोर्ड को देखूँ, बहुत दूर नहीं जाते एसीसी पे चले जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते आईसीडब्ल्यू में चले जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते सिमा में चले जाते हैं। ये वो पेपर्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है जो पाकिस्तानी बंदा जानता है। आप इनको देखेंगे ना, इनके सवाल को, इनका अगर 25 मार्क का सवाल आएगा ना, तो आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एसीसी किया हुआ है, मैं एसीसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। एसीसी का मटेरियल में अभी अपडेटेड बुक बीएफडी की आ रही है अलहमदुलिल्लाह हमारी, उसके अंदर मैं एसीसी का कंटेंट भी डाल रहा हूँ, आईसीडब्ल्यू का कंटेंट भी डाल रहा हूँ। तो एसीडब्ल्यू मैं स्टडी कर रहा हूँ, एसीसी अलहमदुलिल्लाह मैंने खुद किया हुआ है। सिमा को मैं पहले स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब मैं पढ़ाता था, तो आप यकीन करें वहाँ पे 12 से 13 मार्क की कैलकुलेशन पूछता है, और तकरीबन इतने ही मार्क की थ्योरी पूछता है। मैंने एसीसी का पेपर F9 का पेपर दिया था, मैंने एसीसी का 2009 में, एसीसी का पेपर F9 का। और मैंने एएफएम का पेपर दिया था 2010 में, एएफएम मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप यकीन करें मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको 2009-2010 की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। अभी भी बचपन ही चल रहा है जो अलग बात है। तो कहने का मतलब है, सॉरी, कि 2009-2010 यानी कि मैं अगर 13 साल पुरानी बात बताऊँ आपको, उस वक्त भी आप यकीन करें 50 से 55% थ्योरी आती थी। मैंने ये पेपर पढ़ाए हुए भी हैं। 2009 में F9 मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने 2010 में F9 पढ़ाया। मैंने अभी बीएफडी पढ़ाने से पहले पूरा F9 एक दफा वापस पढ़ाया कुछ सालों पहले। आप यकीन करें 50 से 55% थ्योरी। आज मैं नई बात नहीं कर रहा, मैं आपको 2009-2010 से बता रहा हूँ, ये ट्रेंड उनका उस वक्त से बना हुआ है। और बीएफडी के पेपर में 40 मार्क की थ्योरी आती है, लोग चीखें निकल जाती हैं, यकीन करें लोग की चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, थ्योरी दो तरह की आती है, इसको ही मैं क्लियर कर दूं। थ्योरी दो तरह की आती है। एक थ्योरी आती है जी,
जिसे कहते हैं रॉ थ्योरी। रॉ थ्योरी समझते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ जनरल बातें, और कुछ होती है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी। यार सॉरी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना होगा छोटा सा, अजान हो रही है, तो मैं अजान के बाद बात करता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे, कहीं नहीं जा रहे हम, सिर्फ अजान के लिए रुक गए हम। 1 मिनट, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, तो थ्योरी पे फोकस एक वजह ये भी है ज़्यादा करने की, क्योंकि मैंने कहा कि दूसरे बोर्ड से हमें कम्पीट करना है। दूसरा एक और वजह ये है कि आपको पता होगा कि रोड टूवर्ड्स MSA 2 एक और पेपर है जिसके बगैर हमारा CA कंप्लीट नहीं होता। पेपर आखिरी पेपर जिसे कहा जाता है। तो MSA 2 में एक मसला ये होता था कि क्योंकि मैं MSA 2 2021 से पढ़ा रहा हूँ सर फुरकान के साथ, तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस होता था, और ये एग्जामिनर अपने कमेंट में भी ये बातें करता रहता है। जब हम MSA 2 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह और एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे पुराने वाले, तो आपको ये बात नजर आएगी कि जब MSA 2 में बच्चा पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी एलियन वर्ल्ड में पहुंच गया। एलियन वर्ल्ड का क्या मतलब है कि MSA 2 में पता है क्या होता है? MSA 2 में आप लिटरली जाके देखिएगा, दिसंबर 2020 का पेपर मैं वो क्लास में भी कराऊंगा, BFD के क्या कहते हैं सेशन में, आपको वो लेक्चर नजर भी आएगा। दिसंबर 2020 के पेपर में उसने क्या किया, MSA 2 में पूरा NPV निकाल के दे दी, पूरी NPV निकाल के दे दी, और वो आपसे कह रहा है कि जी NPV को इवेल्युएट करें। NPV को क्या करें? इवेल्युएट करें। इवेल्युएट का मतलब ये नहीं, कैलकुलेट नहीं कह रहा, कैलकुलेट तो उसने करके दे दी, कह रहा है मान लो कैलकुलेशन सही है। ये नहीं कह रहा है कि इस कैलकुलेशन को इंप्रूव करिए, ये नहीं कह रहा है कैलकुलेशन को ऑडिट करिए, ये कह रहा है कि इस कैलकुलेशन को इवेल्युएट करिए। अब इवेल्युएट कैसे करते हैं? वो जाहिर सी बात है, एक थियोरेटिकल बात है, कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें। तो वो मैं ये बता रहा हूँ, MSA 2 में क्या होता है कि वो कैलकुलेशन करके दे देता है, बोलता है कैलकुलेशन आपने सीख ली ना BFD में, ये लो कैलकुलेशन मैं दे रहा हूँ आपको, आप उसके आगे जाओ, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करो, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। तो अब ये चीज, ये स्किल कहीं था ही नहीं MSA 2 से पहले। BFD में भी ये स्किल नहीं होता, कैफ लेवल पे भी ये स्किल नहीं होता। तो जब आप MSA 2 में जाते हो तो एलियन वर्ल्ड लगता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, आप बोलते हो पता नहीं क्या होगा यार। तो अब आहिस्ता 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 आपको आदत डाली जा रही है कि आप थ्योरेटिकल, एनालिटिकल साइड, कॉन्सेप्चुअल साइड, एप्लीकेशन बेस्ड साइड को अभी से देखें, ताकि जब MSA 2 में पहुंचे तो वहां पे जाके एग्जामिनर को ये शिकायत ना हो आपसे कि यार एनालिटिकल स्किल्स तो ही नहीं बच्चे के। और 6 महीने में MSA 2 वैसे भी 6 महीने में क्या, 4 महीने में करना होता है, 2 महीने रिजल्ट में, 1.5-2 महीने रिजल्ट में चले जाते हैं। आपको पता है रिजल्ट के बाद लोग MSA 2 को जो है पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मसला हो जाता है कि वो जो है ना उतनी, जिसे कहते हैं ना कि तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। ये भी एग्जामिनर ने ये किया, अभी आपने सुना होगा CFAP 3, क्यों मैं CFAP 3 भी पढ़ा रहा हूँ, SPM, तो CFAP 3 का भी नाम उससे चेंज कर दिया, याद है ना, अभी पता है आपको, SPM कर दिया, पहले ये नाम था BMS, अब इसका नाम हो गया SPM, नाम ही चेंज हो गया, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मतलब क्यों, वो क्यों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बातें कर रहा है, वो क्यों रिवैम्प कर रहा है? वो रिवैम्प इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि जब आप MSA 2 में पहुंचो तो आपका MSA 2 लेवल पे पहुंचने के बाद जो है वो आपको ये ना लगे कि आप कोई नई अप्रोच से काम करो, वो अप्रोच तो पीछे आ चुकी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दो एरियाज है, दो वजूहत है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो है ना क्या कहते हैं थ्योरी पे ग्रिप होनी चाहिए। एक तो हम इंटरनेशनल बोर्ड में कम्पीट हो रहे हैं, ICAP इसको देख रहे हैं, दूसरा वो MSA 2 के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, इसलिए थ्योरी पे फोकस होना जरूरी है। थ्योरी पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या काम किया। थ्योरी में हमने क्या काम किया मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ, अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, खैर वो मैं चले नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। थ्योरी का एक पूरा हमने एक हैंडआउट बनाया, 2005 से लेके जितनी भी थ्योरी आई है वो एक जगह जमा कर ली। थ्योरी की अप्रोच के लिए पूरे अलग से डेडिकेटेड लेक्चर मौजूद है हमारे पास, ठीक है, जिसमें थ्योरी को कैसे लेके चलना है बताया जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गई बात कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, एक बात और, ये नहीं कि थ्योरी ऐसा नहीं है, देखें कुछ थ्योरी होती कॉन्सेप्चुअल, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं तो थ्योरी कैसे होगी? तो पहली प्रायोरिटी हमारा फोकस है जो है वो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आएंगे थ्योरी पे, ठीक है जी। मगर थ्योरी को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी, थ्योरी को हमें जो है वो अलग से देखना होगा। और थ्योरी के लिए मेरी प्रिडिक्शन ये है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको अप्लाई होती नजर आएगी। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक टाइम ऐसा भी आने वाला है BFD के पेपर में, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक टाइम ऐसा भी आने वाला है BFD के पेपर में कि BFD के पेपर में 50 मार्क्स तक की थ्योरी नजर आए। अब ये कब होगा ये मुझे नहीं पता, ये कब होगा एग्जामिनर के ध्यान में क्या है ये मुझे नहीं पता, मगर ऐसा टाइम एक अटैम्प बाद, 2 अटैम्प बाद, 5 अटैम्प बाद, 10 अटैम्प बाद, कहीं ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी उसको 50-50 में जाना पड़ेगा। वो कब जाएगा वो बात की बात है। हाँ, जीत उस बंदे की होगी जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, जीत उस बंदे की होगी जिसको पेपर की ग्रिप होगी, पेपर की ग्रिप होगी, क्योंकि थ्योरी वो अलग से नहीं है, कोई रट्टे वाली थ्योरी नहीं है, ठीक है। रट्टे वाली थ्योरी भी है मगर ये ओपन बुक से हो जाती है। इसके लिए इंशाल्लाह आपको हमारी बुक और थोड़ी बहुत आपको आई कैप का जो स्टडी टेक्स है वो हेल्प कर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अच्छा MFA की थ्योरी थोड़ी डिफरेंट थी। MFA की थ्योरी इज मोर टुवर्ड CFAP 3 SPM। ये जो थ्योरी होगी ना ये होगी वैक की थ्योरी के। वैक आपने निकाल लिया, बोलेगा वैक के चैलेंजेस बता दो, वैक निकालने में क्या चैलेंजेस आते हैं। वो बोलेगा कि जी वैक में इस एंटिटी को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। वो ये बोलेगा कि वैक कब अपडेट करना जरूरी हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि वैक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी 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 रिलायबिलिटी पे बात करो।
वो ये बोलेगा कि वैक क्या हमेशा डिक्रीज होता है, क्या वैक बढ़ भी सकता है, वो ये सारी बातें करेगा आपसे। तो कहने का मतलब है कि जो थ्योरी होगी वो ऐसा नहीं हो कोई मैनेजरियल थ्योरी होगी, वो थ्योरी सारी की सारी बीएफडी ओरिएंटेड ही थ्योरी होगी। कुछ का जवाब आपको जो है वो हमारी किताब से मिल जाएगा रॉ थ्योरी, कुछ का जवाब आपको एसीसी का जो सोल्यूशन हमने डाले हैं किताब में वहां से मिल जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2-3 अटेम्प्ट से हमारी किताब जो है वो काफी इनफ साबित होती है। और कुछ के लिए आपको आईकैप का स्टडी टेस्ट खोलना पड़ेगा, कुछ आपकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होगी जो क्लास में प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है जिसपे स्टूडेंट्स को बड़ा कंसर्न रहा है पिछले अभी कुछ टाइम में, वो है ऑनलाइन एग्जाम्स। अच्छा, पहले तो मुझे आप लोग मुझे बताएं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आपने क्या सुना है, पहले मैं आपका फीडबैक देता हूँ, क्योंकि लाइव सेशन का फायदा यही है कि आपका फीडबैक तो है, वरना तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो यार। आप लोगों के जहन में क्या है, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या सुना? अभी आपके कुछ सीनियर्स ने, कुछ दोस्तों ने MSc2 का पेपर दिया होगा, या आप में से किसी ने MSc1 का पेपर दिया होगा, तो आपने क्या सुना? डर लग रहा है? वो तो अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर बहुत बेकार है, मैं विश में चले एज इट मैंने पढ़ लिया, कमेंट में से पढ़ना नहीं चाहिए था मुझे। सॉफ्टवेयर भाग जाए यार, ये सारी बातें जो है ना मैं पढ़ूंगा तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। प्रैक्टिस ऑन आईकैप सॉफ्टवेयर, टाइपिंग स्पीड इम्पॉसिबल लगता है, नहीं 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 इम्पॉसिबल नहीं है यार, ये बात तो गलत हो जाएगी। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर ऐसा है, सॉफ्टवेयर वैसा है, ये सारे कमेंट आ रहे हैं। स्प्रेडशीट लिमिटेड है, ठीक है, 3.25 घंटे इनफ नहीं है, 3.25 घंटे होने चाहिए। MSc वालों को 4.25 घंटे मिले इस बार। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है मानते हैं सतीश, मैनेज करना मुश्किल है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, दिसंबर से CFAP में हो रहा है, यस ये तो होगा, ये तो होगा भाई, ये तो होगा। शॉर्टकट नहीं लगते, हाँ ये एक मसला है। कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में मसला है। एक्सेल के कुछ फीचर डिसेबल है, इसमें बड़ी कोशिश हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ, सॉफ्टवेयर के लिए मैंने और भी टीचर्स ने आईकैप को लिख लिख के इंप्रूवमेंट कराई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं ये कहूँगा सारा क्रेडिट ऑब्वियसली मुझे मेरा या बाकी टीचर्स का नहीं है, स्टूडेंट्स का बहुत क्रेडिट है। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, कुछ सोशल मीडिया पे जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए सबूर ने और बाकी उन लोगों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। मगर मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर बहुत आगे निकला है। सॉफ्टवेयर लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, हाँ ये बात आपने सही की। अच्छा, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँ, देखें यार एक बात ध्यान में रख लें, ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या मैनुअल रजिस्टर बनाया जाए या ना बनाया जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मैनुअल रजिस्टर जरूरी है या मैनुअल रजिस्टर जरूरी नहीं है? आप लोगों का फीडबैक क्या है, मैं पहले आपसे सुनना चाहता हूँ, यस और नो। क्योंकि ये मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया, हालांकि मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना सवाल। बहुत जरूरी है मैनुअल रजिस्टर का, कोई नेमो बदल नहीं है, मैनुअल रजिस्टर को यस करना होगा, यस, नो नहीं यस। मैनुअल रजिस्टर का कोई नियम बदल नहीं है। सर क्या हम सारा का सारा काम एक्सेल पे कर लें, रजिस्टर ना बनाए? एब्सोल्युटली नॉट, यही डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। मैनुअल रजिस्टर को अगर आप रिप्लेस करने का सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करें। क्यों? उसकी 2 रीजन सुन लें। उसका पहला रीजन ये सुन लें, बचपन से आपको आदत है रजिस्टर से पढ़ने की, बचपन से, ठीक है ना, बचपन से आदत है रजिस्टर से पढ़ने की। आप वन फाइन मॉर्निंग, ठीक है ना, रातों रात अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी बता, शर्तियां बता रहा हूँ, लिख के देने को तैयार हूं, पहली बात। दूसरी बात भी सुन लो, मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाया, मैंने सॉफ्टवेयर पे लास्ट टाइम कुछ सेशन कराया, MSc2 को भी कराया, BFD को भी करा दिया मैंने एडवांस में। यार मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में आप जब काम करेंगे या एक्सेल पे जब अपना रजिस्टर बनाएंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ आप कुछ पॉइंट मिस कर जाएंगे, आप बारीक बातें मिस कर जाएंगे। अभी क्या होता है कि आप कुछ बारीक बातें लिख लेते हैं, मैं भी चीख चीख के बोल रहा होता हूँ लेक्चर के दौरान, यार ये नोट कर लो, रजिस्टर प्रॉपर बना लो, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं लिख लेंगे। जब आप एक्सेल पे काम करेंगे, एक्सेल वैसे ही यूजर फ्रेंडली नहीं है, एक्सेल वैसे भी आपको पता है कि इतना फ्रेंडली नहीं है। एक्सेल ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा। एक्सेल के अंदर नोट बनाना आसान नहीं है, वर्ड के अंदर नोट बनाना आसान है। जो लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, जो लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, जो लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं या जो लोग वर्ड में काम करते हैं, उनको ये बात पता होगी कि वर्ड इज मोर फ्रेंडली देन एक्सेल। एग्री करेंगे? एक्सेल में बड़ा मसला है, F2 दबाओ बार बार सेल एडिट करने के लिए यार, फिर सेल का एक साइज है, चौकोर साइज का, रेक्टेंगल साइज का सेल है। मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेल पे सारे पॉइंट लिख सकते हैं, आपका कोई ना कोई पॉइंट मिस होने का यार। मैं इसीलिए क्लास के अंदर भी एक्सेल में सॉल्व नहीं कराता, मैं ज्यादा सॉल्व कराता हूँ वन नोट पे सॉल्व कराता हूँ। जो लोग मुझसे कैफ पढ़ चुके हैं ये बात जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये अपने तजुर्बा बता रहा हूँ, 17 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस टोटल हो चुका है, CA को पढ़ाते हैं इंशाल्लाह अभी 9 साल हो जाएंगे मुझे इस अगस्त में, ठीक है। तो मेरा आपको मैं तजुर्बे की वजह से बता रहा हूँ, रजिस्टर अगर आप डंप करने की कोशिश कर रहे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत काम कर रहे हैं। आपने अगर जो है सॉफ्टवेयर पे काम करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो दूसरी बात सुन लें, पहले आपने मैनुअल रजिस्टर बनाना है, पहले आपने अपना कोर्स कंप्लीशन पे बात करनी है। देखें, पहली प्रायोरिटी हमारी कोर्स कंप्लीशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, मेरी बात समझ रहे हैं, शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। सॉफ्टवेयर आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी सॉफ्टवेयर अभी तक आया ही नहीं है, अभी तो रजिस्टर चल रहा है और अभी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं मैं नोट पे 1 नोट पे पढ़ाऊंगा दिशा,
वन नोट पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सेल में मैंने आपको बताया ना बहुत बारीक बातें मिस होने के चांसेस होते हैं, और स्टूडेंट पे मैंने देखा है उसकी आदत खराब हो जाती है, वो एक्सेल पे काम करना शुरू कर देता है, वो रजिस्टर में नोटिंग करना ही नहीं करना ही बंद कर देता है, जो कि मैं सोचता हूँ बहुत डेंजरस है। इसलिए मैंने एक्सेल को ज़्यादा फोकस नहीं किया। ज़्यादातर फोकस मेरा जो है आपको वन नोट पे नजर आएगा। ये सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस के लिए मैं सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, एक्सेल पे जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मगर वो बहुत लिमिटेड होगा। अच्छा, आपने पहले ही काम कर लिया, रजिस्टर प्रॉपर बना लिया, आपने कोर्स कंप्लीशन कर ली, उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जब आप लास्ट मंथ रिवीजन करते हैं ना, लास्ट 2 मंथ्स रिवीजन करते हैं, जब आप टेस्ट के लिए रिवाइज करेंगे, जब आप एंड में रिवाइज करेंगे, वहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास जो है वो एक उसके वक्त सॉफ्टवेयर में आईकैप के सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करनी है, वो वाली। अच्छा, कुछ आप आईकैप के सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आपको विद इन सेशन करा दी जाएगी, वो तो आपने लाजमी करनी है। कुछ ऑलरेडी जो लोग जो है वो फुल कोर्स एक्सेस लेंगे, उनका भी ये सवाल आ रहा है, सर क्या आईकैप का सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आप नहीं कराएंगे? मैंने उनको बोला, भाई मैंने आईकैप के सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस पहले से ही करा दी है यार, पहले से ही करा दी है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा पोर्टल पे कहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने ऑलरेडी बीएफडी में 3-4 सेशन इसके करा दिए, एमएसए 2 में भी 3-4 सेशन करा दिए, 8 सेशन तो मेरे ऑलरेडी हुए हैं। मगर उसके बावजूद मैं इस अटेम्प्ट में बीएफडी के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कहने का मतलब है, आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल मेरी है, ठीक है। पहले आपने वो सारे सवाल जो मैं सॉफ्टवेयर पे कराऊंगा वो आपने सॉफ्टवेयर पे करने लाइव। लाइव का मतलब है, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी ले रहे हो तो आप उस वक्त सॉफ्टवेयर खोलोगे, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा लेक्चर के दौरान कि आपने सॉफ्टवेयर खोलना है, चाहे कोई लाइव में बैठा हो उस क्लास में या कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो। आपने ये नहीं करना कि उधर डंडी मार देनी है कि आप वो वाले सवाल जो मैं सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ वो भी आप रजिस्टर में कर लो, इतनी आदत खराब नहीं करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप वो करेंगे, उसके बाद लास्ट मंथ में जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो रजिस्टर बनता है, लास्ट सॉरी रजिस्टर नहीं, जो लास्ट मंथ में रिवीजन होता है, वो रिवीजन आप जो है सॉफ्टवेयर पे कर लो। मगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले नॉर्मल तरीके से काम होगा, पहले सारे काम नॉर्मल तरीके से होंगे, नॉर्मल कोर्स कंप्लीशन होगी, उसके बाद लास्ट 2 मंथ में करेंगे। आपको मैं इसका प्रूफ देता हूँ, एमएसए 2 वालों को सॉफ्टवेयर कब कंफर्म हुआ मुझे बताएं। आपको पता है एमएसए 2 पे आखिरी वक्त तक अनसर्टेनिटी थी, अप्रैल तक अनसर्टेनिटी थी कि सॉफ्टवेयर आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का यह ख्याल था कि शायद आईकैप सॉफ्टवेयर को 6 महीने आगे बढ़ा देगा। बहुत सारे बच्चे इस पर लॉबिंग भी कर रहे थे, बहुत सारी इस पर बातें चल रही थी। आई डोंट नो आप लोग कितना टच में थे, क्योंकि मैं तो बीइंग अ टीचर, मैं एमएसए 2 का टीचर हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा कंसर्न था कि यार सॉफ्टवेयर पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत अरसे तक ये हुआ, वहाँ पे ये बहुत अरसे तक ये हुआ कि अनसर्टेनिटी रही कि पता नहीं शायद आईकैप इसको आगे बढ़ा दे। मगर आईकैप डे 1 से जो है ना फर्म था, डिटरमिन था कि नहीं यार सॉफ्टवेयर पे ही काम होगा। फिर एंड में बच्चों को अप्रैल में जाके यकीन आया कि हाँ यार सॉफ्टवेयर पे करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट ने अप्रैल और मई से 2 महीने काम किया। जून में तो पेपर होता है, और आप यकीन करें जिन्होंने 2 महीने भी लग के काम कर लिया ना, उनको सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी मेरी है, सही है। सॉफ्टवेयर पे आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ ये जरूर है कि सॉफ्टवेयर पे काम करना डिफिकल्ट जरूर होता है, मगर मैं आपको यही कहूंगा कि यार आपने टेंशन नहीं लेनी। सॉफ्टवेयर का जो एरिया है वो पहले आप मेरे साथ करेंगे, और फिर लास्ट मंथ में जब रिवीजन होगा वो सॉफ्टवेयर पे होगा। ठीक है जी। तो ये भी दिसंबर 23 के बैच में एक नई चीज होगी कि सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कराई जाएगी। इवन तो मैंने आपको बताया, अच्छा जिनके पास फुल कोर्स का एक्सेस है वो टेंशन ना लें, जो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस की जाएगी उसका एक एक्स्ट्रा टैब बना दिया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा सेक्शन बना दिया जाएगा आपके पोर्टल पे। तो जो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस होगी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर ने किस टॉपिक में सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कराई है, किस में नहीं कराई है, वो सारा का सारा एक जगह जमा कर दिया जाएगा। ठीक है जी। जो लोग ऑप्शन 1 पे बात कर रहे हैं, जो लोग फुल कोर्स का एक्सेस ले रहे हैं, उन पे बात हो रही है। अच्छा, अब ये बात हो गई। अच्छा, अब यार कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बीएफडी में दी जा रही होती हैं। अगेन मैं लिमिटेड सी बात करूंगा कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ऑलपर्स की एग्जांपल बहुत दी जाएगी हमारे कोर्स में। एसिड रिप्लेस कब किया जाए, मैंने कहता ना बीएफडी बहुत कनेक्टेड है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। गाड़ी 3 साल बाद रिप्लेस करें, 5 साल बाद रिप्लेस करें, या पाकिस्तानी अप्रोच लगाएंगे रिप्लेस ही ना करें, जब तक चल रही चलाते रहें, ये सारी बातें भी हमारे बीएफडी में होंगी। इसके अलावा बीएफडी में सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपके ऊपर टैक्सेस भी बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। इनकम टैक्स क्या होता है, एक ही जिसे कहते हैं ना सिनेरियो में जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ये सारा का सारा प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो सारा का सारा हम यहाँ देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को क्लियर कर रहा हूँ अभी। जुनेद अभी नमाज ब्रेक लेते हैं, मुझे आप अभी 3 मिनट बाद नमाज ब्रेक करते हैं, 9, 11, 9, 12 पे नमाज ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कह रहा था आपसे, फॉरेक्स के रेट्स, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से फाइनेंस करें, डेट से फाइनेंस करेंगे तो क्या फायदा होगा, इक्विटी से फाइनेंस करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये सारी बातें भी यहाँ की जाएंगी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, साइबोर का रेट बढ़ रहा है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो क्या होगा। फिर एक चीज होती है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन्स के शेयर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कौन से शेयर रखे जाए, कौन से शेयर बेचे जाएंगे, सारी बातें की जाएंगी। गुल्लक किसे कहते हैं, कैश बॉक्स किसे कहते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो ये सारा मैं प्रैक्टिकल एरिया। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि एजेंडा रह गया है कुछ, मेरे ख्याल से हमें 20-25 मिनट और लगेंगे, हम यहाँ नमाज ब्रेक कर लेते हैं।
ठीक है, नमाज ब्रेक कर लेते हैं और मेरे ख्याल से हम 20 मिनट्स का नमाज ब्रेक करते हैं, 25 मिनट्स का नमाज ब्रेक करते हैं, सुकून से नमाज पढ़ लेते हैं। 25 मिनट का नमाज ब्रेक करते हैं और नमाज के ब्रेक के बाद हमें आई थिंक हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे, मगर ये कि सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे अप्रोच बतानी है, हमारी अप्रोच क्या होगी। फिर सिर्फ अप्रोच ही नहीं बतानी, सीक्वेंस बतानी है कि हमारे टॉपिक की सीक्वेंस क्या होगी, पहले कौन सा टॉपिक होगा, फिर कौन सा होगा। डूज एंड डोंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि हम इसको आज कर लें या फिर हम इसको सैटरडे वाले सेशन पे ले जाएं। सैटरडे को जो सेशन होगा उस पर कर लें। पोलिंग करें, आज ही कर लें, आज ही कर लें। चलें ठीक है, आज ही इसको कर लेते हैं। और क्वेरीज भी लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज ही कर लेते हैं। तो फिर काम करें, नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुछ सवाब मुझे भी मिल जाएगा, आप लोग अगर नमाज़ पढ़ लेंगे अभी टाइम से। तो ऐसा करते हैं, नमाज ब्रेक करते हैं और यहीं से भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नमाज ब्रेक हम कर लेते हैं टिल, क्या टाइम हो रहा है, 9:10 हो रहा है ना, 9:40 तक मैक्सिमम कर लेते हैं। 9:35, 30 मिनट का नमाज ब्रेक है और फिर मुझे लग रहा है कि 20-25 मिनट में इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। ठीक है, चलें रिटर्न टाइम 9:40 कर लेते हैं इंशाल्लाह। नमाज पढ़ लें यार, अच्छा है, थोड़ा सा ये है कि टाइम पे हो जाएगा। तो थोड़ी सॉरी सेशन बीच में इंटरप्ट हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो नमाज पढ़ के हम 9:40 पे इसको रिटर्न इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। और फिर मैं अप्रोच ही बता दूंगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या फ़र्क है, ऑप्शन 1 किसके लिए, ऑप्शन 2 किसके लिए, हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे, किस किस तरह क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर कितने होंगे, लाइव कितने होंगे, ये सारी बातें हम अभी जो है ब्रेक के बाद करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जरूर अटेंड करिएगा, हम नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बात। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी अप्रोच क्या होगी। थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल टच देख लिया। वारिस और जैज़ का आपने देखा, एक बड़ा जिसे कहते हैं कॉमन वर्ड मर्जर जो है वो हुआ। ये मर्जर अगेन क्यों किया जाता है, मर्जर का फ़ायदा क्या होता है, मर्जर के नुकसान क्या होते हैं, कभी कभार डीमर्ज कर दिया जाता है। आईसीआई का नाम सुना है आपने, आईसीआई ग्लोबल ब्रांड है ऑब्वियसली, अभी ये खैर पाकिस्तान में तो लोकल हो गया है, पाकिस्तान में तो अभी सेठों के हाथ में आ गया, तब्बा ग्रुप के पास है। मगर आपको शायद पता हो कि आईसीआई जो है ना, पहले इसकी पेरेंट कंपनी थी हेक्सो नोबेल। तो हेक्सो नोबेल ने आईसीआई को हटा दिया, डीमर्ज कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है, जो लोग ऑडिट वॉडिट में जाते हैं ना उनको ये बात पता होती है आईसीआई की। तो आईसीआई ये जो पेंट वेंट की कंपनी है, तो खैर बहुत सारे काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि ये भी सारा बीएफडी में। अच्छा, ये डॉलर के रेट अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कितने पुराने, मैंने ऐसे ही याद दिलाने के लिए, जख्मों में नमक छिड़कने के लिए रख दिए। आज आप मेरे ख्याल से इसमें 2 लगा दें, टू भी लगाएंगे तो भी मेरे ख्याल से रेट नहीं बनेगा। आज जाके कुछ रेट थोड़ा रिवर्स हुआ है, 293 295 के करीब हुआ है आज, मतलब 300 टच हो रहा था। तो खैर कहने का मतलब है कि फॉरेक्स का हमारे मुल्क पे क्या असर होता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। हमारे सिलेबस में इसको कैसे कवर किया जाएगा इसको देखेंगे। अच्छा, एक चीज होती है हैजिंग, नाम सुना है आपने, हैजिंग, ऐसी नाम डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज हैजिंग, नाम सुना है आपने, कि बड़ा आजकल तो कॉर्पोरेट्स में बहुत हॉट इशू है, बहुत हॉट इशू है। हैजिंग किसे, हैजिंग वैसे है तो इंग्लिश का वर्ड, मगर ये हमारे बीएफडी में समझो, इस पर एक सवाल आता है, हैजिंग पे, फॉरेक्स पे एक सवाल आता है। बिल्कुल सही कहा उमर मंसूर, रिड्यूस रिस्क। अच्छा, ये वहां भी पढ़ा है, एफएफआर में भी पढ़ा, डबल एफआर में भी पढ़ा, मिटिगेटिंग रिस्क, हाउ टू मिटिगेट रिस्क, हाउ टू कवर रिस्क। वेरी गुड। फॉरेन करेंसी रिस्क, बिल्कुल बिलाल फरीद, फॉरेन करेंसी रिस्क भी है चंदा। इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी हम कवर करेंगे, खाली फॉरेन करेंसी रिस्क नहीं, हमारे कोर्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, इनफैक्ट और भी कमोडिटी रिस्क को भी हम कवर करना चाहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एच कासमानी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रेडिट रिस्क भी कवर होगा, ठीक बिल्कुल सही कहा, वो आगे जाके आ जाएगा। एमएफए में पढ़ा था आपने, हाँ ये एरिया ऐसा है जो एमएफए में पढ़ा हुआ है, ये मैं बताना भूल गया था। जो लोग एमएफए पढ़ रहे थे उनको ये एडवांटेज होगा, कुछ थोड़ा बहुत एरिया आपने पढ़ा हुआ, इवन तो एमएफए में बिल्कुल बेसिक था, टीजर था, जो असल गेम है वो यहाँ सिखाई जाएगी। बट अगर किसी ने एमएफए नहीं पढ़ा, टेंशन की बात नहीं है, टेंशन आपने नहीं लेनी है, आपके हिस्से की टेंशन हमने ले ली है भाई। तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र है। ठीक है जी, तो हेजिंग भी हमारे कोर्स में है, कैसे हमें कवर करना है। आप में से कोई अगर एसीसीए कर रहा है उसको टेंशन लगी हुई है, टेंशन ये है कि एसीसीए का पेपर जो है ना वो पाउंड में पे करना होता है, पाउंड महंगे में महंगा हो जा रहा है। तो हेजिंग आपको कैसे हेल्प करेगी, ये सारा का सारा हम आपको यहाँ सिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह देखेंगे, ये रेट देके बस हम, वो कहते हैं ना कि जख्मों में नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आज आप देखें, सऊदी रियल 22 रुपये के ज़माने में हुआ करता था कुछ सालों पहले, आज देखें 79-80 चल रहा है, अल्लाह माफ करे। खैर, अच्छा भाई सर, हमारी अप्रोच क्या होगी, हम कैसे काम करेंगे, हमारी स्टेप
4 स्टेप अप्रोच होती है जो हम कैफ में भी फॉलो करते हैं, BFD में भी काफी सालों से फॉलो करते आए हैं, और अप्रोच आज भी वही होगी। अप्रोच क्या होगी जी? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये टॉपिक दुनिया में क्यों आया? सेंसिटिविटी एनालिसिस एक टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक दुनिया में क्यों आया? सही है। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन एक टॉपिक का नाम है, टॉपिक दुनिया में क्यों आया? यील्ड कर्व एक टॉपिक का नाम है, टॉपिक दुनिया में क्यों आया? फॉरेक्स एक टॉपिक का नाम है जिसमें अभी थोड़ी बात करता है, हेजिंग, ये टॉपिक दुनिया में क्यों आया? बैकग्राउंड डिस्कस किया जाएगा, रीजन बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है जी। हर चीज के बारे में वाई वाई, कोई रटा नहीं लगाना, पहले आपने समझना है क्यों हुआ दुनिया में ऐसा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल केसेस के साथ समझाया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी इजी इलस्ट्रेशन 2+2 4 टाइप की इजी इलस्ट्रेशन कराई जाएंगी उस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शंस की इलस्ट्रेशन, हेजिंग की इलस्ट्रेशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस की इलस्ट्रेशन, वैक की इलस्ट्रेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की इलस्ट्रेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की इलस्ट्रेशन, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की इलस्ट्रेशन, बेसिक छोटी छोटी इलस्ट्रेशन। उसके बाद हम करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से होंगे? क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास ACCA से होंगे, ICW का कुछ लिमिटेड वर्जन होगा, और कुछ मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वालिटी आई कैप पास पेपर्स। आई कैप पास पेपर जो है वो मैं आपको 2005 से लेके 2022 तक लिमिटेड कराऊंगा। देखें, लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कम कराऊंगा, नहीं, इतना रिस्पेक्टेबल करा दिया, मगर ये भी नहीं है कि सारे कराए जाएंगे, सारे नहीं कराए जा सकते भाई, प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 200 पेज का 2000 घंटे का कोर्स हो जाएगा, अल्लाह माफ करे, अगर हम एक एक सवाल को बहुत डिटेल में डिस्कस, मगर ऑब्वियसली एक मॉडरेट लेवल पे होगा। इनफैक्ट रीसेंट एडम को थोड़ा ज्यादा कवर किया जाएगा, मगर 2005 से लेके ऑनवर्ड जो सवाल है, 2006 2007 2008, मेरी अपनी अटेम्प्ट 2014 में मैंने BFD पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट में, मैं अपनी अटेम्प्ट का तो तकरीबन पूरा पेपर ही करा दूंगा आपको, तो ये आपको कराया जाएगा। अच्छा, ये 4 काम जो आप कर लेंगे तो टॉपिक आपका हो जाएगा एंड। ये हम इजी से डिफिकल्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा तरीकेकार ये होगा, आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट तरीन जो सवाल होगा वो आखिर में किया जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जामिनर मैक्सिमम कहाँ जा सकता है। इंतहा क्या है, एग्जामिनर ने इंतहा का डिफिकल्ट कोई चीज पूछी है तो कितनी डिफिकल्ट पूछी है वो हमें यहाँ पता चल जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये 4 काम करने के बाद आपने मेरे साथ 3 काम करने हैं, आपने मेरे साथ 3 काम करने हैं। वो 3 काम क्या है? 5, 6 और 7, ये 3 काम आपने मेरे लिए करने हैं, क्योंकि यार ये काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम आपने करना है रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन का मतलब ये है कि ये नहीं कि टॉपिक को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सर ने बेहतरीन पढ़ा दिया, माशाल्लाह जबरदस्त समझ आ गया, सर क्या बात है, बेहतरीन टॉपिक जहन जहन में बैठ गया। अब उसके बाद आप अगर छोड़ देंगे तो भाई दुनिया में अल्लाह ताला ने ना ये एक रूल रखा है कि कोई चीज़ आप नहीं रिकॉल करोगे तो आपकी मेमोरी जो है ना वो उसको भूलना शुरू कर देगी, मतलब आप उसको भूलना शुरू कर दोगे, आपको वो चीज़ें कच्ची होनी शुरू हो जाएंगी। तो यार प्लीज रेगुलर रिवीजन। तो सर रिवीजन कैसे करें? सर हमारा दिल नहीं चाहता रिवीजन करने का, सर हमारे पास बहुत काम है, सर फर्म का प्रेशर है, सर हमारे पास आगे के टॉपिक भी कवर करने हैं। तो भाई रेगुलर रिवीजन के लिए बेस्ट है कि आप रेगुलर टेस्ट दें। टेस्ट हमने लास्ट टाइम मैंने प्लान बनाया, हमेशा मैं इतने दिल से टेस्ट प्लान बनाता हूँ हमेशा, और हमेशा ये होता है कि वो प्लान फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट सीरियस नहीं होते। मैंने इस बार पहला टेस्ट लिया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, मैंने 4 टेस्ट का प्लान बनाया, 1 2 3 4। सही है, पहले टेस्ट में मुझे मेरे ख्याल से मेजोरिटी कितने 7-8% लोगों ने टेस्ट दिया, 7-8%, चलो मेरे हिसाब से बेहतर था क्योंकि पहले 2-3% लोग टेस्ट देते थे। मैंने उसका सोल्यूशन भी शेयर किया। फिर क्वेश्चन टेस्ट 2 बनाया, वो एक और सेकंड मंथ कंडक्ट किया, फरवरी में कंडक्ट किया, उसमें भी यही हाल हुआ। फरवरी में नहीं, सॉरी मार्च, हाँ फरवरी में, ठीक है, उसमें भी यही हुआ कि भाई कितने लोगों ने टेस्ट दिया जी, वो कम हो गई परसेंट, 4-5%। फिर तीसरा टेस्ट, उसका भी सोल्यूशन वगैरह शेयर कर लिया। फिर तीसरा टेस्ट हुआ, वो आई थिंक 2-3% लोगों ने दिया, उसके बाद मैं रुक गया, मैंने फिर चौथा टेस्ट लिया ही नहीं, साफ सी बात है, क्योंकि यार एक टीचर का टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, स्केल अप करना पड़ता है, फिर उसका सोल्यूशन बनाना पड़ता है, फिर सोल्यूशन की मार्किंग प्लान बनाना पड़ता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अब आखिरी महीने में लोगों ने रिक्वेस्ट की सर मॉक ले लें, अब मैंने कहा यार अब मैं मॉक नहीं लूंगा, क्योंकि लास्ट मंथ में क्वेरीज बहुत आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड भी करना होता है, तो मैंने कहा यार टाइम नहीं है, मैं मॉक बनाने बैठ गया, फिर मॉक का सोल्यूशन बनाने बैठ गया, फिर मॉक को चेक करने बैठ गया, तो आप लोग की इंडिविजुअल क्वेरीज रह जाएंगी, जो कि गैर मुनासिब बात है। तो कहने का मतलब है कि यार आप टेस्ट दें, मैं टेस्ट का प्लान इस बार भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो उसी में फायदा ही हो जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आप कितने पानी में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये काम, ये मेरे आखिरी जो लोग क्या कहते हैं मुझसे पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिएगा, आखिरी महीने में बार बार मैं रट लगाया होता हूँ एयरली पास पेपर्स, एयरली पास पेपर्स कह लें या अटेम्प्ट वाइज पेपर्स कह लें, विद टाइम कांस्टेंट, विद टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है 3 घंटा 15 मिनट का टाइमर लगा के, उसमें से मैक पोर्शन का जो एरिया मैंने बताया ना, कॉस्टिंग एरिया रिमूव हो चुका है अभी, आज पहले सेशन में बताया,
उसका सवाल हटा दीजिएगा, वो मैं गाइड कर दूंगा, या मुझसे पूछ लीजिएगा, या आपको पढ़ के भी आइडिया हो जाएगा कौन सा सवाल है। हर पेपर में 1 से 2 सवाल मैथ क्वेश्चन के होते थे पुराने, 2021 से पहले, 2021 या उससे पहले। तो उसको हटा के, उसके टाइम को हटा के प्रैक्टिस करें, ये सबसे क्रूशल चीज़ है। इससे आपको बहुत फायदा होता है। इससे आपको ये एक तो इससे आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। ये जो लोगों को एक मसला है ना कि पेपर पूरा नहीं होता, तो उसकी एक वजह ये भी है कि कभी हमने जिंदगी में 3 घंटे 15 मिनट का पेपर सॉल्व ही नहीं किया। हमें वो आर्ट ही नहीं आता। हमें तो 10-10 ओवर के मैच खेलने आते हैं, 20-20 ओवर के मैच खेलने आते हैं। मेरे तो T20 आता है। हमें तो 50 ओवर का मैच ही खेलना नहीं आता। 50 ओवर का मैच अगर आ जाए तो हम तो वही T20 अप्रोच से चल रहे हैं, एक सवाल करके थक जाते हैं, 2 सवाल कर लिया तो बस बहुत हो गया। नहीं भाई, 5 सवाल करने हैं यहाँ पे, लगातार करने, एक साथ करने, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होगा, कोई सोल्यूशन भी नहीं दिखाएगा आपको, कोई व्हाट्सएप भी चेक नहीं होगा बीच में, कोई फेसबुक का नोटिफिकेशन भी चेक नहीं कर सकते, कोई दोस्त को भी तंग नहीं कर सकते, कोई चाय का ब्रेक भी नहीं हो सकता भाई। ये ईयरली पेपर का ना अपना एक मिजाज है। ये मैं आज पहले दिन आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए यार। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मैं बात करूंगा, पेपर से 1 महीने पहले हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर नहीं, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार, और क्या बात हो रही है। तो ये यार चाहे तो अप्रोच हमारी नोट कर लें। अच्छा, एक चीज़ और कि चलो मैं आगे जाके बात करता हूँ इस पे, जो हमारी जिसे कहते हैं ना अप्रोच होती है। ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस क्या होगी, टॉपिक की लिस्ट देख लें। सीक्वेंस क्या होगी, टॉपिक की लिस्ट बना लें। ये आपने नोट करना है, रजिस्टर अपना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आज से बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं, किसी वे से नहीं दे सके लाइव, उनसे गुजारिश है कि यार आप आज से रिवीजन कर, ये रजिस्टर बना लें। और जो लोग लाइव, उनसे भी मेरी गुजारिश है, नोट करें, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे। हमारी सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, मैं बार बार लिखता इसलिए हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो आप लिखोगे, मुझे पता है। अगर मैं नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पे टाइप हुआ होगा तो आप भी नहीं लिखोगे। ह्यूमन नेचर है। जो काम हो रहा होता है उसको करने में आसानी होती है, जो काम नहीं हो रहा होता बस जो है ना दिख रहा होता है, उसको काम करने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैंने लिखा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी अपने रजिस्टर में लिखोगे। छोटी छोटी बातें हैं, मगर मुझे पता है ना कि यार ये मुझे इस तरह लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। ये BFD का जो कोर्स है, ये आसान उस बंदे के लिए जो पहले दिन से ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन लेके चलेगा। ठीक है, लिख लिया आप? खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर अनीफ, मैं इस पे बात करता हूँ यार, अप्रोच 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पे आऊंगा ना, तो मैं इस सवाल पे तुम्हारी डिस्कस कर लूंगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पे बिल्कुल बात करें, बिलाल फरीद बिल्कुल बात कर रहे हैं। ठीक है, बस ये मैं सीक्वेंस बता दूं, ये नोट कर लो, फिर मैं आगे इसी पे ही आ रहा हूँ, डूज एंड डोंट्स पे आऊंगा, और फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पे आऊंगा। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर पहले बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा। इसके बाद एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा। ये सीक्वेंस पोर्टल पे भी अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद इसके सब टॉपिक्स होंगे। सब टॉपिक से क्या मुराद है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, जैसा कि एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजन। अभी थोड़ी तेज लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी और खराब हो रही है, फिर रात हो गई है। एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजन। फिर एक टॉपिक है कैपिटल राशनिंग। इसका राशन कार्ड होता है, इसका कैपिटल को राशन करना पड़ता है, कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है, कैपिटल की किल्लत हो जाती है, कैपिटल नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता। फिर होता है लीज और बोरो डिसीजन। अच्छा, कैपिटल राशनिंग 2 है, एक सिंगल पीरियड है, एक मल्टी पीरियड है। वो चलो मल्टी पीरियड बाद में कर लेंगे, लिख लेंगे लीज और बोरो। तो इसी में ही हम काम करेंगे। रेलिवेंट कॉस्टिंग का लिमिटेड एरिया देखेंगे, वेरी लिमिटेड एरिया, बहुत लिमिटेड एरिया। पूरा सवाल इसका नहीं आएगा, मगर इसका हल्की फुल्की एडजस्टमेंट आ जाती है। फिर हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे कोर्स में अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, बिल्कुल है, मगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग एक टॉपिक है जो कि समझ ही नहीं आता अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आए, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग ही है वो सिर्फ। इसीलिए मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो सिखा दूंगा पहले। 2 लेक्चर उसके हो जाएंगे, 2 ढाई लेक्चर, और फिर उसके बाद मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग बहुत आसान हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया, ये पहले कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वैक। क्या बोलते हैं जी? वैक। MFA जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेनी आपने, सब चीज़ें बेसिक से कराई जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। और डेमो अवेलेबल है भाई। अच्छा, मेरा नंबर भी नोट कर लो यार, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो, क्योंकि नोट्स वगैरह मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करूंगा। कोई अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई क्वेरी भी है, तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आज तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे लग रहा है, मगर मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा, तो लेट नाइट रिस्पॉन्ड कर दूंगा या कल रिस्पॉन्ड कर दूंगा। कि मेरा नंबर नोट कर लें, पर्सनल एक ही नंबर है भाई मेरे पास, कोई अलग नंबर नहीं है। पर्सनल नंबर भी यही है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, और पब्लिक नंबर भी यही है भाई।
एक ही नंबर रखा हुआ है हमने, नुकसान भी बहुत हो रहा है इसका, मगर क्या करें यार, आदत है। खैर, अच्छा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वैक, ये नंबर नोट कर लीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आना हो आपने, और नोट्स वोट्स के लिए और गाइडेंस के लिए, या कोई सवाल हो आपका। खैर, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वैक का जो एरिया है, इसके अंदर बेसिक वैक होगा, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, इसके अंदर वैक पढ़ने के बाद हम जो है वो इसमें एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एरिया है। थ्योरीज है उसमें बड़ी ज़बरदस्त, उसकी थ्योरी की भी कैलकुलेशन है। ठीक है जी। और इसके अलावा 2963, एक मिनट यार गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 2963। अल्लाह, यार ये करेक्ट करें नंबर प्लीज। हाँ उसामा, याद है आपको नंबर मेरा? नहीं नहीं, ये नंबर सही है, 2112963। ये लेते हैं मैंने, ये नंबर जो है ना 963, मैंने कहा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या? ठीक है, सही है, टेस्ट हो गया। रट गया रोहन को, मेरा नंबर रट गया कैफ लेवल से। ठीक है रोहन, थैंक यू यार। अच्छा जी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का एरिया होगा, फिर इसके बाद इसके वैक पासिबल का मैंने अलग सा एरिया बनाया। ठीक है, ये चलो वैक में कवर हो जाएगा। इसके बाद एक इसके दो टॉपिक्स आते हैं, एक आएगा पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएम। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएपीएम, ये एक एरिया है, इसके अंदर बीटा वगैरह की कैलकुलेशन होगी। फिर एक टॉपिक है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी। एपीवी गाड़ी भी है सुजुकी की, मगर ये वो वाली बात नहीं हो रही। और फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी मैं यही पढ़ा दूंगा, वैसे ही पहले भी पढ़ाया जा सकता है, मगर हम आखिर में इसलिए रखते हैं क्योंकि चीजें कनेक्ट करने में आसानी होती है। तो ये बीएफडी का बैकबोन है, ये दो एरिया बीएफडी के बैकबोन है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको ये फील होगा कि जो बातें आपको इन्वेस्टमेंट बजट में पढ़ाई जा रही हैं वो आपको वैक में हेल्प करेंगी। एनुटी परपेचुटी हेल्प करेगा, कैश फ्लो टेक्निक हेल्प करेगी, आईआरआर टेक्निक हेल्प करेगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। चाहिए वो टॉपिक है, ये यहाँ से स्टार्ट करने की लॉजिक ये भी है कि ये वो टॉपिक है, चाहे आपने कॉस्टिंग पढ़ा हो, चाहे आपने एमएफए पढ़ा हो, ये तकरीबन हर किसी ने पढ़ा हुआ है टॉपिक, एग्री करेंगे? अगर किसी ने एमएफए नहीं भी पढ़ा तो भी वो ये टॉपिक जानता है। ऐसा है नहीं है भाई, जब पुराना कॉस्टिंग पढ़ते थे कैप 3 में, कैप 8 में जब होता था, अगर याद करो, तो उस वक्त था ना ये टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करें कि ताकि एक एक जो टेक ऑफ हो हमारा, वो एक बड़े अच्छे लेवल पे हो जाए। और फिर आहिस्ता 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 मैंने आपको बताया, अब एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल डिफिकल्ट तरीन सवालों पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये एरिया हो जाएगा, ये बीएफडी का बैकबोन है, ये बीएफडी का मेन एरिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक जब हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम आ जाएंगे मर्जर एंड एक्विजिशंस पे। इसका भी एक सवाल मर्जर एंड एक्विजिशन का लाजमी है। इसके 1 से 2 सवाल बनेंगे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के, वैक के 1 से 2 सवाल बनेंगे, मर्जर एक्विजिशन का एक सवाल लाजमी बनेगा। सही है ना? इसके अंदर एमएनए मर्जर, इसके अंदर बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया है, इसके अंदर मर्जर एंड टेक ओवर्स का एरिया है, मर्जर्स, और इसके अंदर डी मर्जर का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और मजे की बात ये है कि ये वो एरिया है नंबर 3 जिसमें पूरा का पूरा वैक, इसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिवाइज होगा आपका। यानी कि अगर कोई चाहे कि मैं कोई कहे कि सर मुझे डायरेक्ट मर्जर इक्वेशन से पढ़ाना शुरू कर दे, मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, क्योंकि मर्जर इक्वेशन के अंदर आपको वैक की नॉलेज आनी चाहिए, मर्जर इक्वेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की लॉजिक आनी चाहिए। इसीलिए सीक्वेंस बहुत मैटर करेगी। ये सीक्वेंस बड़ी ट्रायल एंड टेस्टेड है, इतने सालों से जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है, ये इसी सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद हम चौथे नंबर पे आएंगे फॉरेक्स पे। फॉरेक्स को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने 3 एरियाज रखे हैं, फॉरेक्स 1, फॉरेक्स 2, फॉरेक्स 3। करेंसी रिस्क को भी कवर करेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी कवर करेंगे, सूदी रिस्क, सूद हराम है जी, सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। लिखने वाला, लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला 4 लोगों के लिए आया है कि जी 4 के 4 लोग गुनाहगार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं है। और अगर वो भी शामिल होते तो शायद फिर मैं बीएफडी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाता। तो ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ये हम सूदी बातें जितनी पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे पूरे कोर्स में, मगर वो सिर्फ और सिर्फ नियत ये है इसमें कि आपका पेपर पास हो जाए, आप हलाल रोजी कमाने के लिए ऐसे ही पेपर पास करना जरूरी है, वरना सीए क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी हमें। तो सिर्फ हम उस नियत से पढ़ रहे हैं, इसी नियत से पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकली यूज किया जाए नहीं, इस नियत से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा। अच्छा, करेंसी रिस्क, इसके बाद कमोडिटी रिस्क को भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स,
कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक समझते हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस टॉपिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये हमारी सीक्वेंस होगी। कोर्स आहिस्ता 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 आगे चलेगा। मर्जर इक्वेशन के सेकंड बुलेट में लिखा है मर्जर एंड टेक ओवर्स, मर्जर एंड टेक ओवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग बैंक का ऑडिट करते हैं इनके लिए मैं एक बात बता दूं। जो लोग बैंक का ऑडिट करते हैं, ये पहले मेरे लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, मालिक का बहुत एहसान रहा जिंदगी में कि मुझे कभी बैंक का ऑडिट नहीं मिला। एक दफ़ा मुझे मिला था स्टेट बैंक का, तो मैंने चेंज करा दिया और मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ौरन अलाउ कर दिया कि ठीक है यार, आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, आपको हम यहाँ पे नहीं रखते, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो। उस मैनेजर का भी शुक्रिया, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, उन साहब को, जर्क सादिक नाम था उनका। तो कहने का मतलब है कि मगर जो लोग बैंक का ऑडिट करते हैं उनके लिए फतवा मौजूद है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। आप बिल्कुल ऑडिट कर सकते हैं, आपको गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिपोर्ट साइन नहीं कर रहे हैं और आप मजबूरी की हालत में कर रहे हैं, आप नहीं चाहते दिल से, मगर आप फर्म के खिलाफ काम नहीं कर सकते ना। फर्म, आप मतलब आप फर्म के मातहत हैं। मगर उसमें बस ये एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि आप अगर बैंक के ऑडिट पे जाएं और आप सूद से बचना चाहते हैं, और जो कि बचना भी चाहिए, तो आप बैंक का ना पानी पियेंगे, ना खाना खाएंगे, ना कोई अलाउंस लेंगे, बैंक से आपने 1 रुपये का बेनिफिट नहीं लेना। ये एक एज अ सेफ गार्ड जो है वो कहा जाता है। ठीक है ना, ये बस आपने इंश्योर करना होगा और कोशिश करनी होगी। कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आपको बैंक का ऑडिट ना मिले, वापस बैंक का ऑडिट मिल जाते तो वापस ये सेफ गार्ड लगाइएगा। और ये है कि आप काम कर सकते हैं। काम खराब करना, काम में कोई मसला करना, ये गैर मुनासिब बात होगी। कोई फर्म ने आपको अपॉइंट किया हुआ है, वो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन है फर्म की। और वबाल जो है ऑब्वियसली पार्टनर पे जाएगा, पार्टनर को भी एहतियात करनी चाहिए। मगर ये है कि एज फार एज ट्रेनी इज कंसर्न, फिलहाल हम बहुत ज़्यादा एम्बिट नहीं बढ़ाते, फिलहाल ट्रेनी के एम्बिट पे रहते हैं, क्योंकि आप सब ट्रेनी तो जो ऑडिट फर्म में काम कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए कोई गुनाह वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, फतवा मौजूद है। बट येस, बेहतर यही है कि आप बचें, कोशिश ये करें कि आप बचें। मैंने कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें जो है ना क्या कहते हैं कामयाब फरमाया, मुझे वो ऑडिट नहीं मिला। मगर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते चेंज, तो उनके लिए ये है कि कोई परेशानी वाली बात इस सेंस में नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, मगर येस बच जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अली, आपके सवाल का जवाब दे दिया, ये नोट कर लिया आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नोट नहीं किया तो नोट कर लिया, जल्दी से मैं बात करूंगा। फॉरेक्स का लाजमी सवाल आएगा, एक सवाल लाजमी फॉरेक्स का आएगा, बिल्कुल अच्छा आपने याद दिलाया। एक सवाल फॉरेक्स का लाजमी आएगा, एक मर्जर इक्वेशन का आएगा। यहाँ से 1 या 2 सवाल बनेंगे, यहाँ से 1 या 2 सवाल बनेंगे, टोटल 5 सवाल बनेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी एक सवाल है, यहाँ से भी एक सवाल, मिसलेनियस से एक आ जाए, ये भी हो सकता है। मगर इन दो का सवाल लाजमी है, इन दो का सवाल, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ से भी एक सवाल लाजमी और यहाँ से भी एक सवाल लाजमी। अब पांचवा सवाल कहाँ से बनता है ये आपका नसीब। पांचवा सवाल यहाँ से बनना मुश्किल है, यहाँ से बनना मुश्किल है। पांचवा सवाल या तो 1 से बनेगा, या 2 से बनेगा, या 5 से बनेगा। ठीक है, नोट हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहूंगा मैं यार। अच्छा भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर सेशन एंड करने पे जाएंगे। फिर मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को क्लियर करूंगा और फिर हम सेशन एंड कर देंगे। डूज एंड डोंट ऑफ बीएफडी। देखें यार, ये बीएफडी पढ़ाना ना, ये मतलब बड़े, मतलब अल्लाह ताला, मतलब एक बड़ा ना, मतलब एक जिम्मेदारी भी है, एक इंजॉयमेंट भी है, मगर एक फिक्र भी है। देखें, आपके लिए 6 महीने इंपॉर्टेंट है ना, टीचर के लिए भी 6 महीने इंपॉर्टेंट। मैं सोचता हूँ असल जो लग्जरी होती है ना पढ़ाने की, असल जो लग्जरी होती है वो ये होती है कि जब स्टूडेंट मैसेज करता है कि मैं पास हो गया, और अनफॉर्चुनेटली जब स्टूडेंट मैसेज करता है मैं पास नहीं हुआ, तो उतनी ही ज़्यादा मायूसी होती है कि यार ये क्यों नहीं पास हुआ। रिजल्ट डे बहुत भारी होता है मेरे लिए, क्योंकि उस दिन जो है वो जो पास हो रहा होता है चलो उसकी तो खुशी होती है, मगर जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो रहा था उस पर राइट सीधा श्रद्धा भी होते हैं। मैं वो ये नहीं कहूँगा कि उतना ही कम होता है, जो कि गलत बात है, मैं कहूँगा नहीं उतना ही कम होता है जितना स्टूडेंट को होता है, स्टूडेंट को तो बहुत कम होता है। मगर ये कहना है कि टीचर को गम नहीं होता, गलत बात होगी। टीचर को भी बहुत जो है ना गम हो रहा होता है कि यार अगर लेट से बच्चा पास होता तो। और इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, ज़्यादा क्वेरीज पूछ रहे होते हैं, ज़्यादा लिंक्ड अप होते हैं, तो उसमें से कोई अनफॉर्चुनेटली पास ना होता, फिर दुख थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं जो अब बातें आपसे करने चाह रहा हूँ कि देखें यार, ये आपने भी अटेम्प्ट बचानी है और मैंने भी अटेम्प्ट बचानी है। ये अटेम्प्ट मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैं कहूँगा कि आपके लिए भी पास होना जरूरी है, मुझे भी, मेरे लिए भी जरूरी है कि यार मैं आपको पास कराऊँ ऑब्वियसली, वरना मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी ना यार। तो आप प्लीज़, मैं आज जो बातें करने जा रहा हूँ डूज एंड डोंट्स की, इनको आपने आज ही ध्यान में रखना है प्लीज़। ये वो बातें जो मुझे पोस्ट रिजल्ट बैच में करनी पड़ती है, जब किसी की अटेम्प्ट ज़ाया हो चुकी होती है फिर मैं ये बातें करता हूँ, एग्री करता हूँ, बोलता है सर बात आप बिल्कुल सही करें। आज आप लोगों का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, आज आप पहले दिन बैठे हैं, पीएफडी स्टार्ट किया है, आज पहले दिन ही बातों को ध्यान में रख लीजिए, ताकि मैं समझता हूँ कि जब आप जाएं पेपर में तो आप ये गलतियां ना करें। जब आप पेपर करने बैठे हो तो आप उससे पहले पहले ये डूज एंड डोंट्स पे अमल कर चुके हो। मैं जल्दी से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। सबसे पहला डू ये है, जो मैं कैब लेवल की बात करता हूँ कि यार आपने सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है, टाइमली लेक्चर इंश्योर करना है, इंश्योर टाइमली लेक्चर्स।
टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर्स। ये आपने जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये इंश्योर करना है कुछ भी करिए, ठीक है। इसको इंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको इंश्योर करने के लिए मैंने ये किया है कि मैंने एक फॉलोअप का सिस्टम शुरू किया। जो लोग कैफ में रिसेंटली मुझसे पढ़ रहे हैं उनसे ही पूछ लें, और जो लोग बीएफडी में मुझसे पढ़ रहे थे उनसे ही पूछ लें। बीएफडी में भी ये 2 अटेम्प्ट से शुरू हुआ है, कैफ में भी हुआ है। हमने एक फॉलोअप का सिस्टम शुरू किया। ये फॉलोअप का सिस्टम क्या शुरू किया है, ये फॉलोअप का सिस्टम ये शुरू किया है कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। हमारे एडमिन पर्सनली एक एक बंदे को मैसेज करता है, एक एक बंदे को, उस बंदे को मैसेज करके पूछता है कि यार आपके कितने लेक्चर्स कवर हुए, नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर्ड आउट ऑफ 30-40 जितने भी हुए होते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर्ड बताओ। फिर वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर्स बताओ, वो भी इसमें सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर वो इसमें पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर्स अगर हैं तो आपके डेट कब तक ये कवर हो जाएंगे, डेट ऑफ कवरिंग पेंडिंग लेक्चर्स, कि आप ये पेंडिंग लेक्चर कब तक कवर कर दोगे, एक डेडलाइन दीजिए। और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, आपको बातें समझ आती भी हैं सर की, ये सारी बातें सर के ऊपर से चली आती है सर की। तो ये सारा हमारा एक फॉलोअप का सिस्टम होता है। यकीन करें ये बहुत हेक्टिक काम होता है। आप खुद सोचे ना, 100 ऑफ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनरोल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, पहली क्लास से पहले हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी इनरोलमेंट हो चुकी है इस बैच की। तो कहने का मतलब है यार, इतने सारे स्टूडेंट को एक एक बच्चे को मैसेज करके जो है ना ये सवाल करना चाहिए। फिर उसमें जाहिर सी होता है हर बच्चे का जवाब नहीं आता, कुछ लोग फम में होते हैं, कुछ लोग जो है वो बिजी होते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते। फिर उनको फॉलोअप भी वापस उनको रिमाइंडर भेजता है वो बंदा कि भाई आपको मैंने मैसेज किया था, आप जरा सर के मुझे सर को, अच्छा ये सारे दिमाग जो है वो सारे जमा करता है। फिर वो एक डेटाबेस बनाता है। मैं पर्सनली, आप यकीन करें, मैं पर्सनली एक एक बंदे का रिस्पॉन्स जो है मैं रीड करता हूँ, सीरियसली स्पीकिंग, कि यार कौन सा बंदा कहाँ खड़ा हुआ है। फिर जब ये सारी एक्सरसाइज हो जाती है, जो है मैं ये रीड कर लेता हूँ, तो मैं हर बंदे को एक रिमार्क्स देता हूँ, हर बंदे को एक रिमार्क्स देता हूँ। और उसका रिमार्क्स का एक वॉइस नोट जो है ना हर बंदे का, वो एडमिन जिसने आपसे ये कलेक्ट किया होता है रेस्पॉन्स, वो आपको फॉरवर्ड करता है। आप पूछें ये एक्सरसाइज हमारी बीएफडी में अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी में कितनी 5 बार हुई है पिछले टाइम में, हर महीने का एक फॉलोअप होता है। कैप लेवल पे भी एक्सरसाइज हुई है, जिन्होंने रिसेंटली कैप पढ़ा है मुझसे पिछले 1 साल के दौरान वो ये बात जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्यों की जा रही है एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे पता है ये जो 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 पेंडिंग लेक्चर है ना, ये आपका जहर है। ये पेंडिंग लेक्चर ना ये पॉइजन है। बीएफडी लेवल पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी हो गई है, आपको जल्द से क्वालिफाई करना है। ऑब्वियसली घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन है, कैफ लेवल भी हम समझते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन होने की जरूरत होती है। तो यार ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है क्योंकि हमें पता है कि यार अगर लेक्चर तो कवर हो जाएंगे। देखो आप कुछ भी करके हाथ पाँव मार के उल्टा सीधा एंड में आप कुछ भी 3-3 4-4 लेक्चर करके रातें लगा के आप लेक्चर ले लोगे, मगर वो इफेक्टिवनेस नहीं है। ये वही वाली बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप पूरे हफ्ते का खाना 2 दिन में खा लीजिए, या एक दिन में आप 3-4 दिन का खाना खा लीजिए, तबीयत ही खराब होगी। खाना तो खा लेंगे आप, जबरदस्ती खा लेंगे, मगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि एज अ बोझ नहीं लेना, ये बोझ नहीं है। बीएफटी को अगर आपने बोझ समझ लिया ना तो बात खराब हो जाएगी। जितने दिल से बीएफटी पढ़ाया जाता है आपको, मैं समझता हूँ आपको भी कम से कम उतने दिल से नहीं तो उसके कम से कम आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो पढ़ना है ना यार। बोझ अगर आपने समझना शुरू कर दिया बीएफटी को, तो उस दिन जो है ना बीएफटी से आपकी जो है ना दोस्ती जिस दिन खराब हो गई उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। तो बीएफटी से दोस्ती करनी है, और बीएफटी का दोस्ती बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि बीएफटी कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड है। जो है उसके अलावा ये है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी भी जो आ रही है वो कैलकुलेशन बेस्ड आ रही है, मतलब कैलकुलेशन को देखते हुए आ रही है। तो इतनी सारी इसमें पॉजिटिव बातें हैं, इतनी सारी पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है। ये भी नहीं कि आपको ये डर लगा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा फिर भी फेल हो जाऊंगा। जो है ना कुछ पेपर के बारे में आपको डर होता है कि यार आप जितना पढ़ लो आपको एंड तक लगता है मैं फेल होऊंगा। जब तक एंड तक पेपर तक आपको डर लगा रहता है, रिजल्ट तक डर लगा रहता है, तो इसमें वो बात भी नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको जो है ना बीएफडी से दोस्ती करनी पड़ेगी। और आपको दोस्ती कराने के लिए हम ये काम करते हैं कि भाई ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं। मेरा पर्सनल आपको वॉइस नोट जो है ना एडमिन फॉरवर्ड करेगा, और बंदे को इनफैक्ट जो कमेंट नहीं भी देता उसको भी मेरा वॉइस नोट फॉरवर्ड होता है यार। तो आपने पहला काम तो ये कर लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने प्रॉपर रजिस्टर बनाना है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस होगी आखिरी के 2 महीने इंशाल्लाह। पूरा जो ग्रैंड रिवीजन होगा आपका, पर्सनल रिवीजन कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स हम पेपर से 1 महीने पहले खत्म कर लेते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर पे करेंगे। टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, वो आप सॉफ्टवेयर पे कर लीजिए। कुछ सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, मगर रजिस्टर आपका फिर भी प्रॉपर बनेगा। रजिस्टर का कोई नेमो बदल नहीं है, ये मैं पीछे बात कर चुका हूँ डिटेल में। तीसरे नंबर पे आपने, अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप मुझे ना अपनी नोटिंग दे देंगे। मैं आज आपको पहले क्लास में खुल के अपने बारे में बता रहा हूँ, ताकि यार ये ना हो कि आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था आपके बारे में। भाई कि मैं नोटिंग नहीं देता क्लास की, नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। क्यों? मैं नोटिंग करने का टाइम जरूर देता हूँ। अभी मैंने पिछली स्क्रीन पे पूछा ना यार नोट कर लिया नहीं कर लिया, आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने बोला नोटिंग हो गई है मैं आगे बढ़ गया। ये लाइव लेक्चर में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा कि मैं बच्चों से, अच्छा ये एक और चीज़, ये जो लेक्चर मैं आपको दूंगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे वो लाइव की रिकॉर्डिंग होगी। तो इसमें वो मसला भी नहीं है कि यार मैं को वन साइडेड कहीं आइसोलेशन में बैठ के जो है कोई काम कर रहा हूँ, नहीं। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, बच्चों के कमेंट्स आ रहे होंगे, सवाल आ रहे होंगे, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। इवन तो बच्चों को इंडिविजुअली मैं अपने नंबर से रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। ये नंबर मेरा इसलिए भी नोट कर लें, कोई इंडिविजुअल क्वेरी होगी तो भी मैं इस नंबर पे अवेलेबल हूँ। बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि यार ये जो है ना हमारे सेशन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी,
ठीक है, उसमें काफी बच्चों के नाम भी आ रहे होंगे, सवाल भी आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है मैं वहां भी ये बात करूंगा कि बार बार करूंगा रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ, क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। खैर, अच्छा, तो बात ये चली थी कि रजिस्टर आपने बनाना है। हाँ, एक बात मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये लाइव की रिकॉर्डिंग है। क्यों लाइव की रिकॉर्डिंग है? इसमें लोगों की क्वेरीज भी आई हैं, उसमें सवाल भी आए हुए हैं, एक 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 फीलिंग भी आती है ना, एक लगता भी है कि हाँ ये क्लास चल रही। अच्छा, फिजिकल, हाँ नोटिंग में बात करता, नोटिंग में इसलिए नहीं देता कि भाई आप अगर मैं नोटिंग दे दूंगा ना तो आप क्या करोगे, आप रजिस्टर से गुल कर दोगे, आप रजिस्टर गुल कर दोगे। आपका रजिस्टर लाइव बनना चाहिए, ऑन द स्पॉट बनना चाहिए, साइमल्टेनियसली बनना चाहिए, साथ साथ बनना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि यार ठीक है मैं नोटिंग ले लेता हूँ सर से, या बहुत सारे लोगों को आदत होती है स्नैपशॉट लेके आगे बढ़ जाते हैं। मैंने जूम की लाइव सेशन में भी देखा है, सर हमने स्नैपशॉट ले लिया, आप आगे बढ़ जाए। मैं गारंटी बता रहा हूँ वो स्नैपशॉट आपके मोबाइल में पड़ा रह जाएगा, आपके मोबाइल में पड़ा रह जाएगा, वो याद ही नहीं आएगा। जब आप ये नोटिंग करने बैठेंगे ना, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब आपका क्लाइंट खत्म हो जाएगा या 1 महीने बाद, आपको कुछ याद ही नहीं होगा, आपको वापस लेक्चर लेना पड़ेगा, आपको वापस लेक्चर लेना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। तो भाई नोटिंग आपने जो है ना साथ साथ करनी है। मैं आपको नोटिंग नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नोटिंग आपको, मैंने नोटिंग दी है पास में, मगर उसमें ये हुआ है मैंने नोटिंग दे दी, लोग 2 हफ्ते बाद मैसेज करके पूछ रहे हैं सर ये नोटिंग में क्या लिखा हुआ है, 3 हफ्ते बाद मैसेज करके पूछ रहे हैं नोटिंग में क्या लिखा हुआ है। अब मुझे बताने मसला नहीं है, मगर मुझे अफसोस हुआ कि यार 2-3 हफ्ते बाद बंदे को याद क्या रहेगा, वो सिर्फ नोटिंग कर रहा है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं लेक्चर अलग टाइम पे लूंगा और नोटिंग अलग टाइम पे लूंगा, नोटिंग करूंगा तो लेक्चर ध्यान में नहीं होगा, लेक्चर लूंगा करूंगा तो लेक्चर ले रहूंगा तो नोटिंग ध्यान में नहीं होगी, नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ साथ आपने नोटिंग करनी होगी, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आ रहे हैं हम रोहन, 3rd नंबर पे आ जाएगा, प्रॉपर टेस्ट देने हैं आपने। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गिव प्रॉपर टेस्ट। लास्ट टाइम में भी मैंने 3 टेस्ट लिए, 2 के तो प्रॉपर सोल्यूशन चेक वेक करके वापस। अच्छा, टेस्ट ऐसे भी नहीं होता भाई, हमारे जो टेस्ट है वो चेक होकर वापस मिलते हैं, मैंने टेस्ट चेक करवा के वापस दिए हैं यार। के बावजूद भी अगर आप लोग सीरियस नहीं लोगे टेस्ट, तो फिर यार फिर मुझे फिर मैं जाहिर सीधे उसको फिर तीसरे टेस्ट के बाद में मैं 14 टेस्ट इसलिए कंडक्ट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब आपने 2 काम और करना है, ठीक है यार। एक बात और ईमानदारी से बताइएगा, ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। लाइव सेशन में मैं उसका एडवांटेज देना चाहूंगा, काफी सारे लोग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव सेशन में आफ्टर नमाज ब्रेक। आप में से कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताइएगा जब कोई सवाल में फंसते हैं, मैं बीएफडी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्टिंग, एमएफए, पास, कैफ वगैरह या एफएफआर की बात कर रहा हूँ, कहीं आप फंसते हैं तो सवाल कंप्लीट करने से पहले जहां फंसे वहां सोल्यूशन देख लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं आप में से? ईमानदारी से बताइएगा, यस और नो में जवाब दें। क्या हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कहीं फंसते हैं, 20 सवाल में 25, 30, 50%, 60% सवाल किया, जहां जहां फंसे फिर हमने सोल्यूशन देख के आगे बढ़ गए? क्या ऐसा हम करते हैं, नहीं करते? कोई मसला नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, यस यस यस, मैं नाम नहीं ले रहा ताकि कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, यस नो यस यस समटाइम्स, जब लगता है हो गया है तब करते हैं, ये सही है अदर अदर अप्रोच। अब मैं आपको बताऊं यार, ये अप्रोच ना, देखिए किलर अप्रोच, ये किल कर जाएगी पेपर में, खुदा ना खास्ता। आपको रजिस्टर, आपको जो है ना अपना जो क्या कहते हैं सोल्यूशन है वो एंड में रेफर करना है, प्लीज रेफर सोल्यूशन एट द एंड। सोल्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन, जब आप कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को फिर आप सोल्यूशन देखें एट द एंड। एट द एंड का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में। सर हमें तो पहले इसलिए देखना होता है ना, नहीं सही नहीं हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? सर पूरा टाइम जाया होगा, इतनी मुश्किलों से हम टाइम निकाल के बैठते हैं, फर्म के परेशान है, पढ़ने का टाइम वैसे ही नहीं मिलता, और आप ये कह रहे हैं कि सवाल जो है पूरा एंड तक कर लो फिर खत्म हो जाएगा, तो सॉरी एंड में पता चला पूरा सवाल गलत था तो अफसोस होगा। यार वो अफसोस होगा ना, अभी टाइम जाया हो जाए वो सही है। मैं थोड़ी मुश्किल बात करने जा रहा हूँ, अटेम्प्ट जाया नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप ये इस हैबिट से जाओगे तो पेपर में आपके साथ 2 मसले होंगे। पहला मसला ये होगा, पेपर में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको हमेशा हमेशा ये फीलिंग आती रहेगी जब तक आप सोल्यूशन नहीं देखोगे, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, पता नहीं गलती तो नहीं हो गई, पता नहीं मैं आगे बढ़ सकूंगा नहीं सकूंगा। पेपर में कौन सोल्यूशन दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा, तो एक तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। दूसरा एक और मसला पेपर में क्या आता है, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जाती तजुर्बा बता रहा हूँ। जब आपको पेपर में कोई चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तो आप की आदत होती है कि मैं सोल्यूशन देखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, पेपर में कोई सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, आप वहां पे रुक जाओगे, आप वहां ब्लॉक हो जाओगे, आपका वो कहते हैं ना ब्रेन फेड, सुना एक वर्ड होता है ब्रेन फेड। ब्रेन फेड क्या होता है? क्या मतलब वो ब्रेन फेड का? कि आप स्ट्रक हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है, आपको लगेगा कि यार मैं आगे क्या करूं, आपको लगेगा आगे डेड एंड है, आपको लगेगा आगे बैरियर है। 5 मिनट 10 मिनट हल्के जायका, हर किसी का अपना लेवल होता है, कोई 5 मिनट वेट करता है, कोई 10 मिनट वेट करता है, जब उसको यकीन आ जाएगा नहीं यार अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझे मतलब सॉरी हाथ पाँव खुद मारने पड़ेंगे, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, फिर वो या तो 2 में से कोई एक काम करेगा, या तो सवाल छोड़ देगा या फिर उसको जम करके आगे बढ़ेगा। मगर पेपर पूरा ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोग जो है कहीं जगह फंसते हैं तो वहां पे बैठे रह जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं आपको आज इसलिए बात बता रहा हूँ, देखो ये वो बातें हैं जो अटेम्प्ट किसी की जाया होती है ना, उस वक्त ये बात वो एग्री कर होते हैं, हाँ सर ये हमसे गलती हो गई थी।
ये मैं आपको बीएफडी के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आपने अगर पेपर निकालना है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊँ, मैं भी ये काम करता था। मैंने बीएफडी और मैक, जब मैं मॉड्यूल एफ का दे रहा था मैक और बीएफडी, तब मैंने इस हैबिट से छुटकारा पाया। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और कहीं स्टक हो जाते हैं और सोल्यूशन नहीं देखते, और आप पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, तो दो में से कोई एक काम होता है, या तो सही हो जाता है या गलत हो जाता है। देखो अगर गलत हुआ ना तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा ना। अगर एक चीज गलत आपने पिक कर लिया और पूरा सवाल गलत कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर वो कहीं डॉक्यूमेंट तो हो जाएगा कि हाँ यार गलती हुई थी, इसलिए सवाल गलत हुआ, सीख लोगे। और अगर सही हो गया तो इतनी बेहतरीन फीलिंग आती है ना, वो मैं कहता हूँ, वो फीलिंग का मैं जवाब नहीं दे सकता। मतलब वो अगर आपने एक सवाल ऐसा किया जो आपको लग रहा था गलत करो, और आपको लग रहा था गलत करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, ले गए उसको, एंड तक खेल दिया, और वो एंड में पता चला सही हो गया। आप बयान नहीं कर सकते वो फीलिंग क्या होती। मेरे साथ 50% केस में ऐसा होता था गलत होता था, मगर 50% केस में मेरा सही भी होता था, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट सही होता था, तो इसकी वजह से मेरा सवाल निकल जाता था। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप प्लीज़ इस पे अभी से काम करें। मुझे नहीं पता ये आपको इससे छुटकारा हासिल करने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, या 6 महीने लगेंगे, मगर आपको इस बुरी आदत से छुटकारा पाना होगा। सोल्यूशन आपने आखिर में देखना है। प्लीज़ ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये बात आप जो है इसमें भी अप्लाई करेंगे, दूसरे पेपर में भी करेंगे। लास्ट में बस मैं एक बात, ये 2 बातें और करूँगा। मिस्टेक लॉग बनाए, मिस्टेक का एक लॉग बनाए, मिस्टेक का एक कोई रजिस्टर के आखिर में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बना ले जिसमें मिस्टेक्स रिकॉर्ड करें, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती हैं आखिरी दिन सबको यही पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग का एफएफआर के साथ बीएफडी आ जाता है, कोई गैप नहीं होता, तो आखिरी दिन आपको 2 चीजें काम आती हैं, एक आपका रजिस्टर काम आता है और एक आपका मिस्टेक लॉग काम आता है। ये लास्ट डे में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट डे में कोई और चीज हेल्प करती नहीं है, कोई मॉक हेल्प नहीं करेगा, कोई टेस्ट हेल्प नहीं करेगा, कोई सवाल हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है जी। अगर कई फॉरवर्ड होता है उमर मंसूर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल दिमाग में जंग लग जाता है। रोहन बिल्कुल सही आपने वर्ड यूज किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क ऑन द स्पीड, वर्क ऑन स्पीड, स्पीड पे काम करना है। एक चीज और इस पे करना है कि राइट डाउन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग वो कहते हैं ना सोतेला सुलूक करते हैं, थ्योरी के साथ लोग सोतेला सुलूक करते हैं। राइट डाउन सोल्यूशन ऑफ थ्योरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिसेंट टाइम में थ्योरी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हम लोग थ्योरी के क्वेश्चन को रिस्पेक्ट नहीं देते, हम लोग थ्योरी के क्वेश्चन को ओरली डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग ओरली क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन को जो है बुलेट पॉइंट में लिख लेते हैं। गलत बात। मैंने जब थ्योरी के इस बार सेशन कंडक्ट किए थे, मैंने उसमें कहा, और मैंने कुछ सवाल आपको फुल फ्लैग सॉल्व भी करवाए, वो आपको पोर्टल में इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे। जिन लोगों को फुल एक्सेस उनको मिल भी जाएगा वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, थ्योरी को आपने लिख के सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व करना है। आप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, एक्सेल पे करें, थ्योरी को मेरा मसला नहीं है, मगर आपने जब भी काम करना है थ्योरी को जिंदगी में कम से कम एक बार, जितने थ्योरी के सवाल है मैंने सब जगह एक जगह जमा कर दिया आपकी आसानी के लिए, सारा मैंने कंसोलिडेट कर दिया है। 2015 से लेके आज तक का मैंने सब कंसोलिडेट कर, 2014 से इनफैक्ट, सही है। तो आपको जब मैंने 8-9 साल का पूरा कंटेंट रेडी करके दे दिया है, आपने कुछ नहीं करना, सवाल पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, सवाल पढ़ना है, आपको सॉल्व करना है, सवाल पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। कोई गलती आएगी, कोई आंसर मैच नहीं करेगा, उसकी इन्वेंट्री बनानी है, इशू लॉग बना लेना। मगर मैं वापस कह रहा हूँ, सौतेला सलूक नहीं करना, थ्योरी को रिटन प्रैक्टिस करनी है। मैं मुझे वो वक्त करीब नजर आ रहा है कुछ अटेम्प बाद कि जब थ्योरी भी 50 मार्क की आएगी और कैलकुलेशन भी 50 मार्क की आएगी, बीएफडी। ठीक है जी। अच्छा, अब बराबर में आ जाए जल्दी से। डोंट्स इसी का उल्टा है जी, फिर बस अब सेशन को एंड करेंगे। मुझे पता है सेशन बड़ा होता जा रहा है और आप लोगों को भूख वगैरह भी लग रही है मेरे ख्याल से। खैर, तो पेंडिंग लेक्चर, डोंट्स में पेंडिंग लेक्चर नहीं होने चाहिए, इसी को उल्टा कर दें ताकि ये बात जो है ना वो आपके जहन नशीन हो जाए। प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, ठीक है, ये नहीं कि डेफर कर दें नोटिंग। डेफर नहीं करनी नोटिंग को, अगर आपने डेफर कर दी नोटिंग तो फिर आप गए, फिर ये कभी आपके हाथ नहीं आएगी। ठीक है, मिसिंग टेस्ट, ये अगर आपने टेस्ट मिसिंग कर दी है, कि सर हम पार्ट में दे देंगे, सर अभी हमारे लेक्चर कवर नहीं हुए, हम टेस्ट कैसे दें, ये सारी बहानेबाजी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मानूंगा इसको, सॉरी के साथ। ठीक है, रेफर सोल्यूशन एट द एंड, ये भी आपको जो है ना कहते हैं इंश्योर करना है। मिस्टेक लॉग, मिस्टेक्स को अवॉइड ना करें। देखिए मिस्टेक्स को बहुत सारे लोग करते हैं, गलती हो गई कोई बात नहीं, सही कर लिया। मिस्टेक को डॉक्यूमेंट करें, मिस्टेक आपका एसेट है, ये आपको पेपर में हेल्प करेगा, पेपर में जाने से पहले हेल्प करेगा। एंड राइट डाउन थ्योरी पॉइंट, डोंट इग्नोर थ्योरी, थ्योरी के साथ सौतेला सलूक ना करें प्लीज यार। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? इसको नोट करना है, नोट कर लें, तो नोट करना है, नोट कर लें। ठीक है, जल्दी नोट करें। बीएफडी का सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, ये नहीं एफएफआर के रजिस्टर के आखिर कुछ पेजेस बाकी हैं उसमें आपने बीएफडी की नोटिंग कर ली। हाँ, ऑडिट के रजिस्टर में आपने बीएफडी बीच में स्टार्ट कर दिया, हाँ जी नया रजिस्टर बनाऊंगा तो कर लूंगा, यार ऐसा ना करें। क्लाइंट के प्रिंटर के पेजेस पे आप बीएफडी का भी नोटिंग करें तो यार मुनासिब बात नहीं है। फंड के पैड पे नोटिंग हो रही है यार, ये मुनासिब नहीं है, प्लीज रिस्पेक्ट देनी होगी यार। दिसंबर के टाइम ऑनलाइन होगी इंशाल्लाह। कितने आवर्स का लेक्चर होगा, बात कर रहे हैं इस पे, आसिफ अभी बात कर रहे हैं, बस अभी इस पे आ रहे हैं। अच्छा, अब जल्दी से बस फाइनल 5 मिनट्स 7 मिनट्स आई थिंक। अच्छा, ऑप्शन और ऑप्शन टू में फर्क समझ लें। ऑप्शन और ऑप्शन टू में फर्क समझ लें। ऑप्शन वन ऑप्शन टू में फर्क ये, ऑप्शन वन में आपको फुल कोर्स एक्सेस मिल जाएगा,
डे 1 पे। ठीक है, वैसे तो फुल कोर्स एक्सेस आपको फुल पेमेंट को फीस पे मिलता है, अगर किसी का कोई ज़्यादा इशू होगा तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। आप नंबर पे रब्ता कर लेना, मैं एडमिन से बोल दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा, तो वो कर देंगे इंस्टॉलमेंट, अगर ऑप्शन वन में भी कोई इंस्टॉलमेंट चाहे फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से। अच्छा, ऑप्शन 2 के केस में ये होगा, ऑप्शन 2 के केस में, अब यार ये सुन लीजिए थोड़ा गौर से। ऑप्शन 2 के केस में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, 2 लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो कि होती है सैटरडे और संडे को। 2 लाइव क्लासेस होती हैं सैटरडे एंड संडे, और दोनों दिन टाइमिंग हमारी फिक्स रहते हैं अलहमदिल्ला पूरी अटेम्प्ट तक ऑलमोस्ट। कभी कभार 19-20 चेंज हो जाए तो अलग बात है। वो होता है 11:15 से लेके 1:15 PM, 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होते, कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं शायद इसमें क्वेश्चन आंसर होते नहीं, इसमें प्रॉपर पढ़ाई होती है। यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभी जैसे अभी पहले सेशन हमारा सैटरडे को होगा, ये भी सेंड में रख लें, अभी जो पहली क्लास होगी ना अभी कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह 11:15 बजे प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, प्रॉपर टॉपिक इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारा ऑप्शन 2 में 2 लाइव क्लासेस होंगी और उसके अलावा 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब है कि हफ्ते में वीकली 5 to 6 लेक्चर, वैसे 5 होंगे, 6 मैंने ऐसे ही कर दिया, कुछ हफ्ते शायद मैं 6 कर दूं तो ये ना हो कि आप बोले सर आपने 6 क्यों कर दी। वैसे इनिशियली 5 ही होंगे मगर कुछ जगहों में शायद 6 भी होंगे, तो 5 to 6 लेक्चर्स हो जाएंगे आपके वीकली। ठीक है, जिसमें से 2 हो गए आपके लाइव और 3 से 4 हो गए रिकॉर्डेड। अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन के बारे में अभी बता दूं भाई, ये रिकॉर्डेड सेशन जो है ना लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। सर आप ये कितनी अटेम्प्ट पुराने होंगे, ये पिछली अटेम्प्ट, ये पुरानी अटेम्प्ट के हैं। अच्छा, अब सर ये पुरानी अटेम्प्ट के तो कोर्स चेंज हो गया, नहीं कोर्स चेंज नहीं हुआ, जितना कोर्स चेंज हुआ है वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैंने हटा दी है। इन सेशन में फायदा ये हो जाता है कि जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है ना, इसमें फायदा ये हो जाता है कि स्टूडेंट ने क्वेरीज पूछी होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई थोड़ा लाइवली फीलिंग आ जाती है। दूसरा ये कि स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही होती है, तो आप चाहे वीक स्टूडेंट है चाहे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, हर बंदे की क्वेरी होती है। अच्छा, जितनी पहले क्या होता था ऑनलाइन लाइव सेशन में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे आज माशाल्लाह काफी लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया, बहुत अरसे बाद इतनी बड़ी क्वांटिटी मैंने लाइव में देखी, वरना नॉर्मली लाइव में लोग इतने नहीं आ रहे होते, लोग ज्यादा रिकॉर्डेड पे जा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लाइव में आते थे फिर वो सवाल भी माशाल्लाह हर बच्चे का अपना सवाल होता है, और हर बंदे को सवाल को लाइव क्लास के अंदर भी रिस्पॉन्ड किया जाता है। इंडिविजुअल क्वेरीज तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ क्लास के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मगर लाइव क्लास को भी रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, अच्छा सर हमें अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन में समझ नहीं आया, आपने ठीक है क्वेरीज हैं जवाब है, मगर फिर भी हमारी कोई डिफरेंट क्वेरी आती है, तो भाई मेरा नंबर मौजूद है आपके पास, आप इस पे सवाल की तस्वीर शेयर करेंगे, स्नैपशॉट शेयर करेंगे और आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे इस नंबर पे कि सर मुझे इस लेक्चर के इस सवाल में ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा सर कितने अर्से में रिस्पॉन्ड करेंगे आप? भाई वैसे मैं 24 आवर्स बोलता था, मगर अब यार लास्ट डे में अलहमदिल्ला बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि क्वेरीज आई हैं अलहमदिल्ला, लोड आई थिंक स्टूडेंट का बढ़ रहा है, मैं अकेली जान सही है ना, इतने लोगों को रिस्पॉन्ड करना होता है, तो 24 आवर्स को आप 48 आवर्स तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मगर कोशिश मेरी ये होती है कि विद इन डे में जो है जो भी मैसेजेस है मैं क्लियर करके सोऊं। ठीक है, या नेक्स्ट डे फजर के बाद मैं उसको क्लियर कर देता हूँ अलहमदिल्ला। मगर कभी कभार एट टाइम जब आखिरी महीना था, आखिरी महीने के भी आखिर के जो 10-15 दिन थे उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, जो है वहाँ पे जाहिर सी 24 आवर जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा था, मगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे मैं पिछले अटेम्प्ट में करता आया हूँ, इस अटेम्प्ट में मेरी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ख्वाहिश भी होती है मेरी ये, मुझे खुद भी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना आप लोगों से, क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है तो इंटरेक्शन तो हो नहीं सकती, तो इसी बहाने चलो आप लोग क्वेरी पूछ लेते हो तो मेरी आपसे कोई बातचीत हो जाती है। तो इंडिविजुअल क्वेरीज आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। ठीक है जी, वो रिस्पॉन्ड हो जाएगी, अनरीड होंगी मेरी ब्लू टिक जब तक नहीं लगेगा, आप समझे वो मेरे पास मैंने रीड नहीं की है, और हो जाएगा। अच्छा, ऑन कैंपस नहीं होती सारी क्लास हमारी लाइव होती है, क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे और मैं इंडिविजुअल बेस पे करूँगा। ग्रुप पे मैं नॉर्मली आप लोगों की करस्पॉन्डेंस को लेकर रखा हुआ है मैंने, जो क्वेरीज होती हैं मैं पर्सनली अपने आई एम हैप्पी कि आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दो, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि सर अगर हम ऑप्शन 1 पे जाते हैं तो आप जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कराएंगे, इसका हालांकि मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं वापस जवाब दे रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कराएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, क्या वो लेक्चर इनफ है, क्या थ्योरी इसमें कवर्ड है? जी बिल्कुल, इसमें थ्योरी भी कवर्ड है, क्योंकि थ्योरी मैंने बताया ना काफी अर्से से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और ऑनलाइन की कुछ प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, वो इसमें अवेलेबल है ऑप्शन 1 में फुल कोर्स में, मगर अभी जो एक्स्ट्रा लेक्चर होंगे वो एक एक्स्ट्रा टैब बना दिया जाएगा, एक न्यू वीडियोस का टैब बना दिया जाएगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स का टैब बना दिया जाएगा, जिसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। मैं अभी पोर्टल का विजिट करा भी देता हूँ अगर टाइम हमें अलाउ करता है। ठीक है, तो हमारी ये अप्रोच होगी। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड करूँ, जो लोग ऑप्शन 2 वाले हैं, सैटरडे क्लास फिजिकल लाइव में हो गई, बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी सेम डे। जो हाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग सेम डे अपलोड हो जाएगी, सैटरडे की रिकॉर्डिंग सैटरडे नाइट अपलोड हो जाएगी, मैक्सिमम नाइट तक अपलोड हो जाएगी, कोशिश होती है शाम तक मैं अपलोड कर दूँ ताकि कोई अगर मिस हो जाए तो वो अगली क्लास से पहले पहले देख ले, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो ऐसा होगा कि अब आप अगर देखें सिस्टम कैसे चलेगा, सिस्टम ऐसे चलेगा, 2 लाइव क्लासेस हुई फिर 3 रिकॉर्डेड हुए,
ये 4 रिकॉर्डेड हो, फिर उसके बाद जो लाइव होगी ना वो इसी का कंटिन्यूशन होगी। वो 5th के बाद 6th लेक्चर होगा लाइव, उसमें प्रॉपर पढ़ाई होगी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही होंगे। इंडिविजुअल क्वेरीज के लिए तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया ना, तो इंडिविजुअल क्वेरीज के लिए हमें लाइव सेशन की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल क्वेरीज तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दो जहाँ फंसे रहे, हम अपनी प्रॉपर पढ़ाई मुतासर नहीं होने देंगे, हम उसमें प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर कब तक कंप्लीट करने होंगे, आखिर में कंप्लीट कर लें, अदर वो कोई मसला नहीं है। सारी क्लासेस लाइव नहीं होंगी तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली भी। और आप लोग भी, अभी मुझे पता है ना, जब आप लोग के क्लाइंट शुरू हो जाएंगे आप लोग लाइव में मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा आ जाओ लाइव में। आप लोग को 11:15 बजे का टाइम भी भारी लग रहा होगा सुबह का, नहीं सर ये बहुत जल्दी है, अरे भाई 11:15, नहीं नहीं सर वो हम रात में लेट सोते हैं ना, क्लाइंट से देर से आते हैं, तो वो खैर एक अलग मसला है। अच्छा एक चीज मैं इसमें एक अमेंडमेंट कर दूं, जो ऑप्शन 2 वाले आ जाते हैं, ये ना हो कि मेरी तरफ से मिस कमिटमेंट हो जाए। यार ऑप्शन 2 वाले आजाद एक चीज सुन लें, ये जो 2+3 का जो फॉर्मेट है ना, ये जुलाई में एप्लीकेबल नहीं हो। जुलाई में मैं पर्सनल जैसे कहते हैं ना कि कमिटमेंट की वजह से अवेलेबल नहीं हूँ, तो जुलाई में कोई लाइव क्लास नहीं होगी। तो क्या सर जुलाई में सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन 3 से 4 होंगे? नहीं नहीं, जाहिर सी बात है जो लाइव नहीं होगी, मुझे 5 से 6 का कोटा तो पूरा करना है, क्योंकि 102 लेक्चर है टोटल, और मैं मुझे 20 वीक्स के अंदर कोर्स खत्म करना है, पेपर से 1 महीने पहले 31 अक्टूबर को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो जुलाई में कोई लाइव क्लास नहीं होगी, मगर इंशाल्लाह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 31 अक्टूबर तक मुझे कोर्स खत्म करना है। नवंबर में इंशाल्लाह कोई क्लास नहीं होगी, पेपर से 1 महीने पहले मैं चाहता हूँ कोर्स खत्म हो जाए। इस बार भी यही हुआ था, इस बार भी कोर्स हमारा 30 अप्रैल को आखिरी जो है ना हमारी क्लास हुई थी, 30 अप्रैल को कोर्स खत्म हो गया था। तो कोई लाइव क्लास जुलाई में नहीं हो सकेगी क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इंशाल्लाह वही फॉर्मेट चलेगा कि 2 लाइव प्लस 3 to 4 रिकॉर्डेड, ठीक है ना, 2 लाइव एंड 3 to 4 रिकॉर्डेड। मगर जुलाई के लिए के लेक्चर मैं आपको पहले से ही दे दूंगा, ठीक है, तो वो आप जुलाई में खुद से एक्सेस करेंगे। मैं इंशाल्लाह अगस्त से अवेलेबल हो जाऊंगा फुल फ्लैश। तो मैं फिर वही जो सैटरडे संडे वाली, अभी इस साल सैटरडे संडे में अवेलेबल हूँ, जून में मैं अवेलेबल हूँ सैटरडे संडे, ठीक है ना, इस वाले सैटरडे संडे, क्योंकि उसके बाद तो बकरीद आ जाएगी। मगर जुलाई में जो 4 जुलाई में 4 सैटरडे संडे उसमें मैं अवेलेबल नहीं, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि सर हमें ऑप्शन 1 लेना चाहिए, ऑप्शन 2 लेना चाहिए? देखिए इसका बहुत आसान सा जवाब ये, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है और आप हफ्ते में वीक में 6-7 लेक्चर अफोर्ड कर सकते हैं, वीक में 6-7 लेक्चर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि 5 से ज़्यादा लेक्चर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन 1 ले लें। अब ऑप्शन 1 ले लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर 5 लेक्चर ही बहुत हो जाएंगे, मेरे और पेपर्स भी हैं, मुझे और पेपर को भी मैनेज करना है, तो फिर आप ऑप्शन 2 ले लें। मगर मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ये 5 से 3-4 नहीं होने चाहिए। आप अगर डेफिनेट पे आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपने डेफिनेट पे नहीं आना है, मेरी बात समझ रहे हो? आपने डेफिनेट पे नहीं आना है, डेफिनेट पे नहीं आना है। डेफिनेट मतलब ये कि पेंडिंग लेक्चर नहीं करना है, पेंडिंग लेक्चर करोगे तो बात खराब हो जाएगी, दोस्ती खराब नहीं करनी है बीएफडी से, ठीक है ना। आपका मैं देखें मैं आप पे नजर रखा हुआ हूँ, फॉलोअप के थ्रू एडमिन मुझे बताता रहेगा कौन सा बंदा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा और कोई सवाल है किसी का? तो इसमें ये लाइव क्लासेस जो होंगी सैटरडे संडे, इसकी रिकॉर्डिंग नाइट में अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा 3 से 4 रिकॉर्डेड सेशन होंगे जो कि प्रीवियस कोई जो लाइव क्लास हुई होगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। क्वेरीज के लिए आप जो है मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हो। जुलाई में हमारी लाइव क्लास नहीं होगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमारी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब चलेगा, ठीक है। और ऑप्शन 1 उसके लिए जो ज़्यादा लेक्चर कवर कर सकता है। P4 के मुकाबले में बीएफडी मैं समझता हूँ नस्बतन नस्बतन मुझे लगता है कि बीएफडी के कुछ टॉपिक मुश्किल हैं, कुछ टॉपिक आसान है। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसा भी हुआ है कि P4 के पेपर लोग निकले 60-60, 70-70 मार्क्स आए। अनफॉर्चुनेटली जो बीएफडी में पास नहीं हुआ वो P4 में पास हो गया, ये मुझे बात समझ नहीं आती। हालांकि मैं P4 को बहुत हाई रेट करता हूँ कुछ जगहों में, तो बीएफडी पढ़ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने P4 निकाला है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों की मैं कहूँगा कि मतलब ठीक है, सिंकिंग हो जाती। अच्छा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये हो गई बात, ये क्लियर हो गई। ऑप्शन 2, ऑप्शन ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने रिवीजन जो करना है वो एक्सेल में करना है। आपने लास्ट 2 मंथ्स की प्रैक्टिस जो है वो एक्सेल पे करनी है। आपने मेरे जो लेक्चर जो मैंने ऑनलाइन सेक्टर पे किए हैं हमारे पोर्टल पे, वो आपने ऑनलाइन पे प्रैक्टिस करना है। मगर रजिस्टर ऑनलाइन हो जाएगा ये गलत बात, रजिस्टर ऑनलाइन हो जाएगा ये बात मुनासिब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा और चलते हैं आगे। नंबर ऑफ आवर्स मैंशनड ये मैंने यहाँ पे नहीं है, वो पोर्टल पे अवेलेबल है, वो पोर्टल पे अवेलेबल है। जफर मैं शीट कर दूँ बुक, हाँ बुक पे बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा बुक ये हाउ ये इस पर हमने बात कर ली है, इस पर हमने बात कर ली है। ऑप्शन 2 कैसे प्रोसीड करेंगे इस पर हमने बात कर ली है। टाइमिंग ऑफ लाइव क्लासेस एंड डेज सैटरडे एंड संडे, इस पर हमने बात कर ली है। सैटरडे एंड संडे 11:15 AM से 1:15 एक्सक्लूडिंग जुलाई। जुलाई में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही होगा। अच्छा लेक्चर कंट्रोल शीट बिल्कुल महफिश हमारी होती है, वो मैं आगे जाके सारी चीज़ें आज नहीं बता रहा, फिर लेक्चर कंट्रोल शीट बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया 31 अक्टूबर। अपडेटेड बुक इंशाल्लाह हमारी जुलाई में आ जाएगी। अभी इसमें मैं कुछ अपडेशन कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपडेशन हो जाए, रीसेंट अटेम्प्ट्स भी और कुछ और चीज़ें भी मुझे ऐड करनी है, मैंने मार्क की है कुछ सोल्यूशन ऐड करने, तो इंशाल्लाह जुलाई तक आपके बुक आ जाएगी। और एक्सेस टू पोर्टल इंशाल्लाह जैसे ही आप जो है वो क्या कहते हैं इनरोल हो जाएंगे, आपको सेम नाइट जो है एक्सेस मिल जाएगा पोर्टल का। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
एक चीज़ बस मैं दिखा दूँ आपको, फिर क्लास में करिए। हाँ, बुक जुलाई से अवेलेबल होगी, मेरी फर्म से आप ले सकते हैं बुक। जो मेरी फर्म है वहाँ से आप जो है ये बुक ले सकते हैं, आपको बआसानी ये बुक जो है वो मिल जाएगी। वो आपको वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में बता दिया जाएगा। बुक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी, हम बुक के कोई चार्जेस नहीं लेते स्टूडेंट से। तो ये आपके मज़े हैं जी, हमारी तरफ से गिफ्ट समझ लें बुक। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ऑनलाइन बुक अवेलेबल नहीं होगी पीडीएफ। अरसलान क्या कह रहे हैं, सवाल वापस वापस वो करें, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो मिस हो गया। मैंने आपसे एसपीएम पढ़ना है जून 24 के लिए, बट मैं स्टार्ट अभी से ही करना चाहता हूँ। ठीक है, जून 24 के लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मैं एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा। पैकेज अवेलेबल है, बिल्कुल कॉम्बो अवेलेबल है, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए देख लें, ये चीज़ देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें हमारा कोर्स आ गया, पोर्टल आ गया, ठीक है, दिसंबर 23 फुल कोर्स। अच्छा ये एक गलत फहमी बच्चों को ये हो रही है कि ये 173 लेक्चर्स हैं। भाई ये 173 लेक्चर्स नहीं है, ये हमारे पोर्टल में एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये 173 वीडियोज है। कुछ लेक्चर आप देखेंगे दो दो वीडियोज में ब्रेक हुए हुए। ठीक है, ये आप देखें 5A 5B देख रहे हैं आप, ये 5A और 5B ये दो में ब्रेक हुआ हुआ है। 5B सिर्फ 17 मिनट का है। अब 5B है 17 मिनट का, मगर क्या हुआ है कि इसने ऊपर जो है ना इसको लेक्चर में काउंट कर लिया है। हालांकि लेक्चर कितने हैं, लेक्चर कितने मैं आपको बताता हूँ, लेक्चर इतने हैं भाई, ये रहे लेक्चर। लेक्चर हमारे जो है वो इतने हैं, कितने, 102, 102 लेक्चर थे हमारे, देख रहे हैं आप, 102 लेक्चर हैं। ठीक है, और ये सीक्वेंस है पूरा पोर्टल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आपको प्रॉपर में नजर आएगा, प्रॉपर सीक्वेंस है पोर्टल है। पहला टॉपिक आ गया, इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था 16 दिसंबर को, ये वो आ गया डूज डोंट्स वगैरह। फिर 17 दिसंबर को क्लास हुई थी कि ARR क्या होता है, पेबैक क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल है। 18 दिसंबर फिर ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ गए। ठीक है, ये पोर्टल पे प्रीव्यू चलाएंगे तो चलना भी शुरू हो जाएगा, ये मैंने शायद शेयर भी किया वाले। फिर एडवांस आ गया, इन्वेस्टमेंट पहले एडवांस आ गया, देख रहे हैं। फिर इसके बाद 2 के बाद 3 रेलिवेंट कॉस्टिंग आ गया। अच्छा आप देखें ये सीक्वेंस चल रही है, पहले आपका पहले टैब में आ रहे हैं लेक्चर, कहाँ तक आ रहे हैं, पहले लेक्चर में 7A तक है। कंट्रोल शीट की आप बात कही थी महवेश, बिल्कुल हमारी कंट्रोल शीट है, मुझे अपडेट करनी है, मगर एक बहुत बेहतरीन कंट्रोल शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। 7A पे ये एंड हो रहा है, ये कंट्रोल शीट PDF है, ये लेक्चर नहीं है ना, इस पर लोगो दूसरा है। अब आप देखें अगला वाला 7B से शुरू हो रहा है, 7B से शुरू हो रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है। अच्छा ये कब खत्म हो रहा है, 17B पे खत्म हो रहा है ये, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग आप देखेंगे 18 पे शुरू हो रहा होगा, ये देखें 18A पे शुरू हो रहा है। ये वीडियोस देखें कुछ ब्रेक हुई है ना, 43 मिनट 59 मिनट, ज़्यादा मैंने नहीं ब्रेक किया, कुछ जगहों में जहाँ मुझे लगा या जहाँ मुझे स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट लगा या जहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया वो अलग बात है। फिर ये 20 पे खत्म हो रहा है, 20C पे सेंसरी एनालिसिस 21 पे शुरू हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में पोर्टल चल रहा है, आपने इसी सीक्वेंस में लेक्चर लेने हैं, बुक भी हमारी इसी सीक्वेंस में होगी इंशाल्लाह। तो बुक साथ रखें, अभी जब तक बुक नहीं आती आप सॉफ्ट में हैंडआउट ले लें, हैंडआउट भी मैंने शेयर कर दिया आई थिंक कुछ इनिशियल टॉपिक्स के, तो आपके बड़ी आसानी हो जाएगी। हैंडआउट्स अच्छा बुक हमारी बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अच्छा एक चीज, एक लोगों को शिकवा होता है मुझसे कि सर आपका एक लेक्चर जो है ना 1 घंटा 23 मिनट का है, या आपका एक लेक्चर मिसाल के तौर पे 2 घंटे का है, मिसाल के तौर पे, चलो बस एक्सट्रीम साइड पे चलते हैं, 1 घंटे 43 मिनट का लेक्चर है, या आपका लेक्चर 1 घंटे 46 मिनट का है, सर ये ब्रेक कर दें लेक्चर को। तो मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, मैं आपको ये ब्रेक नहीं करता लेक्चर। ठीक है, पोर्टल मैंने आपको दिखा दी। अच्छा हाँ एक एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी, सॉरी एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी, वो ये थी कि एक, सॉरी मैं इस पर बात करता हूँ, ये जून 23 का फुल कोर्स देख रहे हैं, ये जून 23 अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है इनको मैंने एक फुल कोर्स दिया हुआ था, जैसे दिसंबर 23 को फुल कोर्स दिया है। आप देखें एंड में एक टैब आ रहा है, क्या आ रहा है टैब देखें, क्या आ रहा है टैब, टैब देखा आपने, न्यू एक्स्ट्रा वीडियोज इन दिसंबर 23, यानी मैं आपसे कह रहा था कि दिसंबर 23 जून 23 वालों को जो मैंने एक्स्ट्रा काम कराया है, एक्सेल पे कुछ सॉल्व कराया है, आईकैप सॉफ्टवेयर पे देखे सॉल्व कराया हुआ है, ये देखें आईकैप सॉफ्टवेयर पे ये सॉल्व हुआ है, ये भी आईकैप सॉफ्टवेयर पहले से सॉल्व हुआ है, 31 दिसंबर को मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे लग रहा था कि यार सीफैप की अटेम्प्ट भी सॉफ्टवेयर पे होने वाली है। तो ये जो एक्स्ट्रा वीडियोस का टैब है ये आपके पास भी आ जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लिया है मैं उनसे मुखातिब हूँ अभी, जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लिया है उनसे मुखातिब हूँ, आपके पास इतना एक टैब आएगा न्यू एक्स्ट्रा वीडियो दिसंबर 23, तो उसमें जो भी मैं एक्स्ट्रा काम कराऊंगा इस अटेम्प्ट में वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देख रहे हैं एरियाज ऑफ कंसर्न, ये जो BFD मेरिट आया था हमारे स्टूडेंट का एसन का माशाल्लाह अभी दिसंबर 22 में दूसरा मेरिट है हमारा विद इन 3 अटेम्प्ट्स, उसकी उसके साथ एक सेशन हुआ था हमारा, ठीक है ना। और फिर ग्रैंड टेस्ट भी सॉल्व हुआ है, देखें ये भी आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, तो आईकैप सॉफ्टवेयर पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम किया हुआ है, ये भी आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये ऑलरेडी ये आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, ये आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, ये आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, ये आईकैप सॉफ्टवेयर पे, तो ये ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना मौजूद है आपके लिए। ठीक है जी, तो ये न्यू वीडियोस भी आ गई। अच्छा अच्छा एक मुझे बात करनी थी, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट को बुक अगर आप कराची से बाहर है तो आपको डिलीवर करा दी जाएगी, सिर्फ कोरियर चार्जेस पे करने हो, और अगर आप जो है वो कराची के अंदर हैं
तो आप हमारी बुक हमारे फर्म आगे विजिट करके भी बुक अपनी ले सकते हैं, बाइक या राइडर भी सेंड कर सकते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं, और कराची के अंदर भी डिलीवरी करा सकते हैं। कराची के अंदर डिलीवर कराएंगे तो डिलीवरी चार्जेस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमारी बुक इंशाल्लाह इनफ होगी जी, बहुत मोटी ताजी किताब बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पेपर में भी ले जा सकते हैं आप। अच्छा, लेक्चर को मैंने जानबूझ के ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि यार होता ही है कि जब आप लेक्चर को ब्रेक कर लेते हो ना, एक चीज मुझे आपको दिखानी थी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को भूख लग रही है, मगर अब मैं सेशन को भी चाह रहा हूँ कि अच्छा ये देखिए हमारी बुक का इंडेक्स, बस एक साथ में करके end करो। ये देखिएगा जी, आपके पास आ गई है हमारी बुक का इंडेक्स। ये बुक के जो टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं आप, सिलेबस है, टॉपिकल पास है, बुक एक बड़ी बेहतरीन बनाई है, पेज नंबर कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पे है ये भी आ रहा है इसमें। फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन किस पेज नंबर पे, सोल्यूशन कौन से पेज से स्टार्ट होगा ये भी आ रहा है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम मैंने आपके लिए किया है ना वो ये देखें, ये एक इंडेक्स है बहुत डिटेल, ये पेपर में भी बहुत हेल्प करेगा, रिविजन भी बहुत हेल्प करेगा। हर क्वेश्चन की एक नंबरिंग है, फखर जमान के नाम से एक सवाल है, कौन से क्वेश्चन पे उसका सवाल है, सोल्यूशन किस पेज नंबर पे है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मोहम्मद आमिर का सवाल है, इसका सोल्यूशन 563 पे है, वहाब रियाज का सवाल है, तो ये एक पूरी क्वेश्चन वाइज एक आप देखें चल रही है, कितने क्वेश्चन चल रहे, टॉपिक वाइज चलता जा रही है, इसी सीक्वेंस में किताब है, पोर्टल भी इसी सीक्वेंस में चलेगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक के सवाल पहले करा दिए, कोई टॉपिक के सवाल बाद में करा दिए। ये आप देखें पूरे आखिर तक मर जाए, फॉरेक्स भी आ गया इसमें, देखें फॉरेक्स बाद में आ रहा है, फॉरेक्स 2 भी आ गया इसमें, ठीक है ना, फिर फॉरेक्स 3 आ गया, ये पूरा आप देखें एंड तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहाँ तक है जी, 298 क्वेश्चन है, ट्रिपल सेंचुरी होते होते रह गई हमारी। ठीक है जी, 298 क्वेश्चन है, अभी जो नया नया वर्जन आएगा उसमें ऑब्वियसली मुझे लगता है 300 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आप देख रहे हैं ये पोर्टल पे सोल्यूशन है तो वो भी मौजूद है। पेज नंबर, सोल्यूशन का पेज नंबर कहाँ पे, अच्छा फिर मैंने कंट्रोल शीट बनाई है, आप इसमें लेक्चर का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। लेट से ये सवाल मैंने कराया लेक्चर नंबर 90 में, आपने लेक्चर नंबर 90 लिख दिया, तो आपको ये होगा, ये आप शीट अगर बढ़ते जाओगे तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मुझे लेक्चर में ढूंढना पड़ रहा है, पोर्टल में ढूंढना पड़ रहा है। और आपने डेट लिख दी, लेट से आपने कवर किया, लेट से 10 अक्टूबर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप इसको कंट्रोल शीट करें, बीएफडी की किताब में शीट अवेलेबल है, आप इसको तो भर सकते हैं, इतना इतना तो लिखना अलावा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ना लिखें। आपने लेट से डी मर्जर का सवाल किया, लेट से 30 सितंबर को आपने लिख दिया, 30 सितंबर में से लेट हो जाता है। एक बात है, आपने कहा भाई लेक्चर नंबर इसमें जो है ना वो, या डेट आपने लेट से, सॉरी लेक्चर नंबर मिसाल के तौर पर इसमें 78 है, और ये खत्म किया लेट से 20 सितंबर, तो ये एक कंट्रोल शीट है, इससे आपको इंडेक्स में भी हेल्प मिल रही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और ये भी हो रहा है। ठीक है जी, चलें, तो क्या कह रहे हैं जी, पेपर में बुक्स जो है वो आप कोई भी ले जाए, पब्लिश्ड होनी चाहिए बस, बाइंडेड फोटोकॉपी टेप बाइंडिंग वो अलाउ नहीं। तो ये पूरी बुक अलहमदिल्ला हमारी जो है वो है। खैर लास्ट में बस एक बात मैं करता चलूँ यार, मैंने जैसे पहले कहा था, देखें जी मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हम जितनी मेहनत कर लें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी तो मैं कहूँगा यार पास करना मुश्किल है। तो आपने मेहनत भी करनी है, हमने भी मेहनत करनी है, और दुआ भी करनी है साथ साथ, और कोशिश ये करनी है कि यार हम इंसाफ करें पेपर के साथ। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि जैसे पिछले टाइम में भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी, और बहुत मैक्सिमम लेवल तक कोशिश की गई कि स्टूडेंट के साथ इंसाफ किया जाए, इंडिविजुअल क्वेरीज भी रिस्पॉन्ड की गई, और फॉलोअप वगैरह भी किया गया, चीज़ें भी अच्छे लेवल की पढ़ाई गई। इस टाइम में भी अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी जो है वो क्या कहते हैं हिम्मत दे, और मैं उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूँ, बल्कि उससे ज़्यादा जो है मेहनत कर सकूँ। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि यार आप लोगों ने भी देखें, पीछे नहीं हटना है, आखिर तक जो है ना वो मेहनत करनी है, और कोशिश करनी है कि चीज़ें जो है वो इसी टाइम में, और वाकई ये पहले में निकल सकता है यार, लोग मेरिट मार रहे हैं माशाल्लाह। ऐसन अब ऐसन वजी आपको पता नहीं यकीन आए ना आए, व्हेन ही गॉट मेरिट, उस टाइम में उसने मुझे मैसेज करके बोला सर पता नहीं पेपर कैसा हुआ, बस आपका थैंक यू, ये छोटा सा उसने मैसेज किया। और जब मेरिट आया तो मैंने उसको याद भी दिलाया, मैंने कहा तुम बात क्या कर रहे थे, पेपर में मुनासिब हुआ ये हुआ, तुम माशाल्लाह मेरिट लिया। तो कहने का मतलब है बीएफडी में इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर मेहनत करके जाते हो और आपका पेपर एवरेज भी होता है तो आप पेपर निकाल सकते हो। और माशाल्लाह हमारे पास तो ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं। और किसी का कोई सवाल तो पूछ लें। नहीं, रिसेंट टाइम इतनी टफ नहीं है, बस उसमें ये कि अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी जो हमने बात कर ली। अच्छा, एहसन मिले थे आपको फॉर्म में, सभी आप जानते हैं एहसन को, क्या बात है। कुछ टेक्निक बिल्कुल बिल्कुल चेंज की ऑप्शन 1 में, मैंने बताया ना, देखें जो न्यू लेक्चर होंगे ना ऑप्शन 1 में। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ऑप्शन 1 में मैंने आपको जो अभी आपको दिखाया था, मैं आपको वापस दिखाया था, तो ये देखें, ये जो ऑप्शन 1 में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, वो दिसंबर 22 के हैं, सॉरी जून 23 के हैं, जिनको हमने दिसंबर 23 फुल कोर्स कर दिया। तो ये रिसेंट जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं, थ्योरी आ रही है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, क्या कहते हैं आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इस ऑप्शन में भी आपको रिवाइज अप्रोच मेरी मिलेगी इंशाल्लाह। और जो रिवीजन हो रहा है वो फिर न्यू न्यू वीडियोस के टैब में आ जाएगा। दिसंबर 24 वाले भी जो है वो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
ठीक है जी। अच्छा लास्ट में बस मैं एक बात कर लूँ कि यार अगर आप ये कह रहे हो कि 2 घंटे का लेक्चर बहुत बड़ा है, इसका जवाब सिंपली ये है कि यार अगर मैं 2 घंटे के लेक्चर को ब्रेक कर दूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि यार इसको मैंने ब्रेक कर दिया 30 मिनट के 4 लेक्चर, 2 घंटे के लेक्चर, तो इसमें पता है क्या होगा, आप एक वीडियो देखोगे आपको लगेगा मैंने एक काम कर लिया, आपको लगेगा हाँ वो बहुत कवरेज हो गई। फिर आप 2 वीडियो देखोगे ना तो आप बोलोगे बस आज का कोटा पूरा हो गया, हालांकि देखा जाए तो आपने सिर्फ 1 घंटे पढ़ा। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो कोविड से पहले जब आप जाते थे कैफ की क्लासेस लेने, क्या 1 घंटे की क्लास लेने जाते थे, क्या आधे घंटे की क्लास लेने जाते थे? हाँ, हमने सीए फाइनल की क्लासें ली हैं, हम सीए फाइनल पढ़ाते रहे फिजिकली, मैंने बहुत अर्से तक सीए फाइनल फिजिकली पढ़ा है, मॉड्यूल एफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। उस वक्त माशाल्लाह 170 180 का क्राउड होता था, बहुत मजा आता था पढ़ाने। तो हमारी क्लास के टाइमिंग होते थे 6:30 से 10, 3.5 घंटे की क्लास होती थी। सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, 6:30 से 10, बीच में नमाज ब्रेक आता था ईशा का। तो आप मुझे बताएं 6:30 से 10 अगर 3.5 घंटे की क्लास, उसमें से आप नमाज ब्रेक माइनस करते हैं आधे घंटे का, 3 घंटे की क्लास होती थी। यार ये तो 3 घंटे का भी नहीं, ये तो 2 घंटे का है। तो यार इतना तो मैं समझता हूँ आपको 2 घंटे तो देने पड़ेंगे ना यार। आने जाने का टाइम आपका बच रहा है, आने जाने की कॉस्ट आपकी बच रही है, कन्वीनियंस आपकी, आप घर पे बैठ के क्लास ले सकते हो। ठीक है ना, वो भी नहीं कि क्लास में कोई फ्लैट से एसी नहीं चल रहा, गर्मी बहुत हो रही है, स्टूडेंट का शोर हो रहा है, वो सारी झंझटें खत्म हो चुकी हैं यार। इतना तो यार आप हमसे मतलब हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि यार आप 2 घंटे लग के क्लास तो लो यार। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आधे आधे घंटे की जो है आप 2 सेशन लोगे वो जस्टिस नहीं होगा, आपको 2 ढाई घंटे तो लगाने चाहिए ना, जब आप पहले 3 घंटे लगाते थे, सही है ना, पहले कोविड से पहले। तो यार आज 2 ढाई घंटे लगाने में क्या जा रहा है? 2.5 घंटे इसलिए कह रहा हूँ, कोई बहुत स्लो लर्नर है, रुक रुक के काम करता है, बीच में ब्रेक्स लेता है, तो उसको शायद 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे लग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रुक रुक के काम कर रहा होगा। मगर एक एवरेज बच्चा 2 घंटे में आराम से लेक्चर निकाल लेता है, नोटिंग वगैरह के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज यार मैं समझता हूँ कि आपने जो है ना बिल्कुल क्लास आप 1 पे लें, अगर आपको लगे तो 1.25 कर लें, मगर प्लीज 1.5x या 2 पे नहीं लीजिएगा। एंड में फिर ये होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो क्लास में बता दी जाती हैं, वो आप पूछ रहे होते हैं, मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मुझे फिर बाद में ये होता है कि यार ये बातें तो ऑलरेडी क्लास में हुई है, शायद आप बहुत तेजी से लिख रहे थे, या तो तेजी से क्लास ले रहे थे या नोट नहीं कर रहे, तो आपने मिस कर दी। तो कोशिश करें रजिस्टर बनाए, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका फायदा होगा। और कोशिश करें कि 1.25x से ऊपर ना जाए, 1x 1.25x पे लें, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, 6 महीने है, 4 महीने, सॉरी 5-6 महीने आपके पास अटेम्प्ट में कम से कम, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल है पूछ लें, मैं एंड करूंगा सेशन को। और कोई सवाल है? चले मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, जितने भी लोग पेपर देंगे तो सबको कामयाब फरमाए, हमारी तमाम मेहनतें अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आपसे अब सैटरडे वाले दिन मुलाकात होगी, सैटरडे वाले दिन सुबह 11:15 बजे आप हमसे मिलेंगे इंशाल्लाह, और 11:15 से लेके हम करेंगे, और सैटरडे को भी क्लास होगी, संडे को भी क्लास होगी। सैटरडे संडे के बाद फिर मैं आपको जो है ना ऑप्शन 2 वालों को ब्रेक मतलब उनको लेक्चर अपलोड कर दूंगा अगस्त के लिए, सॉरी जुलाई के लिए, और फिर मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में वापस लाइव प्लस रिकॉर्डेड के फॉर्मेट पे वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, चले कोई क्वेरी होती है मेरा नंबर नोट कर लें, कोई क्वेरी मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर सका हूँ यहाँ पे अगर लाइव में, तो आप मेरा नंबर वापस से नोट कर लें, एक बार फिर मैं नंबर लिख रहा हूँ अपना, और आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी, चले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग है, थोड़ा सेशन बड़ा हो गया, मगर ये एक अच्छी बात हो गई काफी ना। ठीक है, डूज एंड डोंट्स को नहीं भूलना है, डूज एंड डोंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेम्प्ट बचानी है हमने। ठीक है, चलो खुदा हाफिज।